चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग? चलिए, बढ़िया होने चाहिए बच्चों। अब हम स्टार्ट करें हैं लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैं हमेशा कहता हूं और हमेशा वो रहेगा। कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके ऊपर क्वेश्चन बच्चों मिनिमम 20 से 25 नंबर का ये आएगा ही आएगा। अगर आप पिछले 5-6 अटैम्प्ट भी उठा लें, इनफैक्ट जितने मर्जी अटैम्प्ट उठा लें, आपको दिखेगा उतने मार्क्स का। और ट्रस्ट मी, कई बार ये 30 तक 35 तक भी पहुंच जाता है। तो सबसे अच्छे से इसको करना है। और जो बढ़िया बढ़िया केस स्टडीज आती है इसमें ही आती है, ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है क्या ये सर? ये बेटे एक जनरल लॉ है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उससे पहले बताऊंगा। दो तरह के लॉ होते हैं हमारे यहां पर, जनरल और पर्टिकुलर, या स्पेशल बोलें। क्या बोले? स्पेशल। स्पेशल वो होता है जो जिसके लिए बनाया गया सिर्फ उसी पर लगता है। जैसे पार्टनरशिप के लिए स्पेशल लॉ बनाया गया, सेल्स ऑफ गुड्स के लिए बनाया गया, कंपनीज के लिए बनाया गया। उसके अलावा जनरल क्या होता है? मान लो कोई और कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, एग्जांपल कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर कोई भी लॉ नहीं है, वो कवर होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। जनरल लॉ हर एक के ऊपर एप्लीकेबल लगता है, जिसका स्पेशल नहीं है उसका कौन सा है? जनरल। क्लियर है बात? तो ये कॉन्ट्रैक्ट का है। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अभी। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दो लोग मिलके लीगल वे में कोई डील या एग्रीमेंट करते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम के बीच में एक डील हो गई, एक एग्रीमेंट हो गया मान लीजिए। वैसे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी 1 मिनट के लिए मान लीजिए राम ने कहा कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, श्याम ने कहा कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, और राम ने कहा ठीक है मैं तुम्हें बिल्डिंग बेच दूंगा। और ये नॉर्मली दुनिया में आप करते हो नहीं करते? सेल परचेज करते हो, आप दुकान से जाके सामान खरीदते हो, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हो काम करवाने का। तो हम सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बाइंड होते हैं बेसिकली। जो डेफिनेशंस की हम बात करें, एग्जैक्ट क्या लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज एच में है। आप समझ रहे हैं मैंने इसको सेक्शन 2 क्लोज एच क्यों बोला, सब सेक्शन एच क्यों नहीं बोला? पता ना आपको? डेफिनेशंस वाले सेक्शन में क्लोज आता है। क्या आता है? क्लोज। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बड़े ध्यान से देखिए। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब एक होना चाहिए एग्रीमेंट, एक होना चाहिए एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब है जिसे कानून के दायरे में लिया जा सके, विच कैन बी ब्रॉट अप इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बेसिकली जिसकी लीगल इंप्लीकेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों ने मिलकर चोरी कर ली, एक ने सारे पैसे रख लिए, दूसरे को नहीं दिए। क्या दूसरा कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता। वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, लीगल इंप्लीकेशन उसकी नहीं है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट? एग्रीमेंट होता है जब आप प्रॉमिस में कंसीडरेशन जोड़ देते हो। किसमें? प्रॉमिस में कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होती है? समथिंग इन रिटर्न। मतलब दो लोग एक दूसरे के लिए काम करें तो दोनों को कुछ मिलना चाहिए। प्रॉमिस क्या होता है? जब प्रपोजल या ऑफर, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस। यानी कि आप कहते हो पहले होता है ऑफर, एक व्यक्ति देता है ऑफर, दूसरा उसको क्या करता है? एक्सेप्ट, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस में अगर हम जोड़ दे कंसीडरेशन तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल है तो वो क्या बन जाएगा? अच्छा, अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है तो वो खाली क्या रह जाएगा? एग्रीमेंट। वो टाइप्स में पढ़ेंगे, दैट कैन बी इलीगल, दैट कैन बी वेजरिंग, कुछ भी हो सकता है, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एनफोर्सेबिलिटी होना जरूरी है। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे तो आपके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है बात? चले, ये देखिए कुछ एग्जांपल देखिए। ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए देगा बी को कार और बी देगा 2 लाख रुपए। क्या ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है आपको? यस और नो? गाड़ी बेचने में कोई समस्या नहीं है। अब एक एग्जांपल है सोशल एग्रीमेंट का या डोमेस्टिक का। राम ने अपने बेटे को कहा, बेटा अगर तूने सीए पास कर दी तो मैं तुझे गाड़ी लेकर दे दूंगा। अब मान लो कल को सीए बन गया बच्चा और राम ने गाड़ी ना दी, तो क्या राम अपने जो बेटा है वो राम के ऊपर केस कर सकता है? क्यों? कॉन्ट्रैक्ट था, डोमेस्टिक सोशल नेचर का था, ये कवर नहीं होते। लीगल इंप्लीकेशन, याद रखना है वर्ड बार बार, लीगल इंप्लीकेशन होनी चाहिए। चलिए, तो ये 3 डेफिनेशन बताई थी, उनको पढ़ लेते हैं एक बारी। पहले सेक्शन 2 क्लोज एच की यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सेक्शन 2 क्लोज ही एग्रीमेंट की डेफिनेशन, एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। एंड थर्ड, सेक्शन 2 क्लोज भी प्रोमिस क्या होता है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, then the proposal is said to be accepted. अब डेफिनेशन अब आएगी, देखिए।
प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। जब आप प्रपोजल को, ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चे, वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। क्लियर है बात? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है, आप यूज करेंगे तो बढ़िया रहेगा पेपर में। सेक्शन के लिए मैं दोबारा बता रहा हूं, सेक्शन 2 का क्लोज ई है, क्लोज बी है, क्लोज एच है। आप सेक्शन की रेफरेंस तभी देंगे, सेक्शन की रेफरेंस आप तभी देंगे जब वो सेक्शन आपको 100% आता होगा। अगर आपको सेक्शन नहीं आता तो आप रेफरेंस नहीं देंगे। क्लियर बात? चलिए अब बात करते हैं एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। मैंने भी ऊपर बताया था कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। क्या था उसमें फर्क? एनफोर्सेबिलिटी का। एग्रीमेंट मे और मे नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑलवेज बी एन एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है। और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से वाइडर टर्म है। क्या है? वाइडर टर्म। यानी कि हम कह सकते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट, दैट मे और मे नॉट बी द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट में एक बहुत ही जरूरी एलिमेंट है, दैट इज एनफोर्सेबिलिटी। वी कैन से दैट कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। क्लियर है बात? जैसे फादर सन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो एग्रीमेंट है मगर वो एनफोर्सेबल नहीं है। समझ रहे बात को? तो उसको हम एग्रीमेंट बोलेंगे, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। आपने एक दुकान से, आपने एक शोरूम से गाड़ी खरीदी फॉर एग्जांपल, आपका और गाड़ी वाले का तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो एनफोर्सेबल भी। गाड़ी खरीदना कोई जुर्म थोड़ी है, एक तरीके का लीगल है वो काम, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। आपको देखना पड़ेगा इस तरीके से। क्लियर है? चलिए, इस चैप्टर का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेक्शन नंबर 10, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इसके अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट हम पढ़ते हैं, इनके ऊपर हम सारे 6 चैप्टर तक हम यही पढ़ते हैं। आपने देखा हो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में प्रैक्टिकली 9 चैप्टर है, पहले 6 चैप्टर यहीं तक है। ठीक है ना? क्या कहता है सेक्शन 10? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय free consent of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and not expressly declared to be void। मतलब क्या क्या बातें आ गई? पहले एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कंपिटेंसी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ये तो सेक्शन 10 में दे रखे हैं एलिमेंट। कुछ है बेसिक एलिमेंट जो इतने सालों की प्रैक्टिस से हमारे जो भी लोग के प्रैक्टिशनर है उन्होंने दिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि 2 पार्टीज होनी चाहिए, पढ़ेंगे इसको भी। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, जो मतलब है उसकी टर्म्स का, एंड लास्ट परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए। है ना? चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, है ना? वैसा नहीं हो सकता। देखिए पहला 2 पार्टीज। बच्चों दुनिया में कोई आदमी क्या अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो नहीं। आप मिरर के सामने खड़े हो गए, आपने कहा मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं ये करूंगा, वो वादा है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप अपने से बात कर सकते हैं, मैं मानता हूं, बात भी कर सकते हैं, वादा भी कर सकते हैं। आप अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकंड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बच्चों डोमेस्टिक सोशल नेचर के, दोस्तों का रिलेशन, घर वालों का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, वो कवर नहीं होता। आपको याद है इसमें केस लो भी आता है हमारा, कौन सा? बोलफर वर्सेस बोलफर। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं भैया बाहर जा रहा हूं दूसरे देश में नौकरी करने, आपको ना हर महीने में अलाउंस भेजूंगा, खर्चा भेजूंगा घर का। हस्बैंड ने खर्चा भेजना बंद कर दिया, तो क्या वाइफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में केस कर सकती है? नहीं। देखो सिविल लॉ में, मैरिज वाले लॉज में कर लेगी, फैमिली कानून में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में केस नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है। क्लियर? समझ रहे बात को? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बुलाया डिनर पे, पहले फ्रेंड ने उसके डिनर अरेंजमेंट कर दिया, खर्चा कर दिया बहुत सारा, और दूसरा फ्रेंड अगर आया नहीं, क्या पहले वाला दूसरे पे केस कर सकता है? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, क्योंकि लीगल रिलेशन नहीं था। सेम फादर अपने बेटे को कहता है +2 पास कर ले, सीए पास कर ले, ये बाइक ले दूंगा, गाड़ी ले दूंगा, क्या बेटा अपने बाप पे केस कर सकता है? इस वाले केस में नहीं कर सकता। क्लियर बात? तो लीगल रिलेशन होना जरूरी है। थर्ड, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। बच्चों कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, स्टाम्प पेपर पूरा होना चाहिए, जीएसटी नंबर लगना है, डीड लगनी है। फिर आपको एक बात बताऊं, आप आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पर आता है अनएनफोर्सेबल। याद है कि कॉन्ट्रैक्ट ना सब पूरा होता है, उसमें लीगल दिक्कत होती है, टेक्निकल दिक्कत बोलते हैं। आपने स्टाम्प पेपर पूरा नहीं लगाया तो उसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट खराब हो सकता है, उसको भी अनएनफोर्सेबल बोलेंगे। तो लीगल फॉर्मेलिटीज का पूरा होना जरूरी है। फोर्थ, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। बच्चों सबसे खतरनाक बात है अपने आप में, सबसे आसान दिखी, सबसे खतरनाक है। कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका मीनिंग ही नहीं क्लियर हो पाता। जैसे आप एक दुकान पर गए, आप किराने की दुकान पर जाकर बोला भैया 10 लीटर तेल दे दो, ऑयल दे दो।
अब दुकान पर ओलिव ऑयल भी है, कनोला ऑयल भी है, रिफाइंड ऑयल भी है, सरसों का तेल भी है, कोकोनट ऑयल भी है, कौन सा आपने बताया? आपने बताया नहीं, उसने कोई और दे दिया, फिर तो आप दोनों की गलती है ना यहां पर। उसको पूछना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। जैसे आपके पास 4 गाड़ियां, फॉर एग्जांपल आपने कहा मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं, कौन सी आपने बताया? आप मान लो अपनी क्रेटा बेचना चाहते हो, वो आपकी मर्सिडीज खरीदना चाहता है, तो क्लियर ही नहीं हो रही पहली बात। तो ये दोनों ही सिचुएशन में गलत माना जाएगा। मीनिंग क्या होना चाहिए? सर्टेन। द लास्ट वन, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, काम ऐसा हो जो इम्पॉसिबल हो। जैसे मैंने भी बोला, चांद तारे ला दूंगा, है ना, एक मृत व्यक्ति में जान डाल दूंगा, आपके घर की जमीन से खजाना निकाल दूंगा, है ना, मैं हवन करके सीए पास करा दूंगा, ये भी इम्पॉसिबल है ना। आप अपने पंडित जी के पास चले गए, पंडित जी ने कहा बेटे ये वाला हवन करेंगे सीए बन जाओगे, ऐसे नहीं हो सकता ना। जो काम करना है तो वो करना है, वो जो इम्पॉसिबल काम है वो कॉन्ट्रैक्ट के दायरे से बाहर है। चलिए, अब टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको क्या लगता है इंपॉर्टेंट है या नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट है ये केस स्टडी में नहीं आता क्वेश्चन, ये थ्योरी में आता है। किसमें आता है? लिख लो इसके पीछे, थ्योरी का स्टेट क्वेश्चन आएगा इस पर। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो जो 3 तरीके से मैं कॉन्ट्रैक्ट को बांटता हूं, वैलिडिटी के बेस पर, फॉर्मेशन के बेस पर, परफॉर्मेंस के बेस पर। वैलिडिटी वाले कितने हैं? 5, नाम पढ़ लीजिए पहले। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनएनफोर्सेबल। फॉर्मेशन में 4 है, एक्सप्रेस्ड, इंप्लाइड, क्वासी और ई। हम इंप्लाइड से रिलेटेड एक और पढ़ लेते हैं, टैसिट। देन परफॉर्मेंस में है एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल और, चलिए करें स्टार्ट फिर। चलिए, पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें तो कुछ बताने या समझने वाला है ही नहीं। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली बाइंडिंग है, एनफोर्सेबल है, या मैं बोलूं जिसमें वो सारे एलिमेंट जो सेक्शन 10 बताता है। सिंपल एग्जांपल वही लूंगा, राम और श्याम ने एक दूसरे को ऑफर दिया। राम ने ऑफर दिया मेरी बाइक खरीदोगे 50,000 में, श्याम ने कहा यस। दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया, पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या इसमें कोई दिक्कत लग रही है आपको? क्या लीगली बाउंडिंग है, बाइंडिंग है या नहीं है? यस। सेकंड, एक एग्जांपल एक और देख लो। राम ने श्याम को कहा बाइक खरीदोगे, उसने कहा नहीं। राम ने गन निकाल के रख दी, गन पॉइंट पर डर कर, सहम कर श्याम ने हां बोल दी। क्या ये आपको लग रहा है कि वैलिड है? ये मैं अभी 2 मिनट में बताऊंगा, ये वॉइडेबल बनेगा। क्या बनेगा? एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। अब आपको ये क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड बन चुका है, जो एनफोर्सेबल नहीं रहा, वो तब से वॉइड बना जब से वो एनफोर्सेबल नहीं रहा। मतलब एक समय ऐसा था ये वैलिड हुआ करता था, अब क्या बन गया? वॉइड। समझ रहे बात को? पहले ये एनफोर्सेबल था, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, अगर ये शुरू से वो होता है अनएनफोर्सेबल या वॉइड, तो इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, इसको वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लिखे तो मतलब कभी तो ये क्या था? वैलिड था, बाद में क्या बन गया? वॉइड। फॉर एग्जांपल, मैंने मैगी का कॉन्ट्रैक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूशनशिप का, गवर्नमेंट ने एक दिन मैगी बंद कर दी, बैन कर दी, तो अब क्या हो जाएगा? वो वॉइड। मैंने एक पाकिस्तान के नागरिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया किसी काम का, ओके था। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया, पाकिस्तान हैज बिकम आवर एलियन एनिमी, और आपको पता है एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड। तो पहले वो क्या था? वैलिड, बाद में क्या हो गया? वॉइड। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में क्या फर्क है? वॉइड एग्रीमेंट पहले दिन से वॉइड होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन से वॉइड नहीं होते, वो पहले वैलिड होते हैं, फिर एक पॉइंट आता है, वो क्या बन जाते हैं? वॉइड। क्लियर हो रही बात बेटे यहां पर? चले, ये देखिए लिखा हुआ है, सब लिखा है आपके पास, इसलिए कहता हूं कि पहले आपको इन नोट्स पे जोर देने की जरूरत है। कुछ बातें हम नोट्स में ऐसे लिखते हैं जो बुक में भी लिखी होती। Void contract means a contract which was valid, but then it can't be enforceable due to some unavoidable reason. For example, impossibility of performance or change in the government policies. चलिए, थर्ड, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल, गैर कानूनी बोलते हैं। इलीगल क्या होता है बच्चे? अरे गैर कानूनी क्या होता है? मेरा मतलब मुझे बता रहे हैं। Which are forbidden by law, not allowed by law, prohibited by law. You know? आपने राम और श्याम ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया। राम ने कहा श्याम को मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, मुझे प्रोहिबिटेड ड्रग्स दे दो। देखो ड्रग्स का मतलब ऐसे दवाइयां भी होता है, कुछ नशीली दवाइयां होती हैं जो अलाउड नहीं होती, प्रोहिबिटेड बोलते हैं। तो क्या प्रोहिबिटेड ड्रग्स जो कि कानून के दायरे में लिखे हैं कि मना है, क्या आप उसको सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या? इलीगल है। क्या है? और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन से वॉइड होता है, उसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन से ही वॉइड होते हैं। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात एक और आती है, ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड्स आर नॉट
या देखो इलीगल तो वॉइड है, बट क्या हर वॉइड का रीजन इलीगल है? आप किसी और वजह से भी वॉइड हो सकते हो, मिस्टेक की वजह से हो सकते हो, इम्पॉसिबिलिटी की वजह से होते हो, एलियन एनिमी की वजह से हो सकते हो, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से होते हो, बट इलीगल हमेशा क्या रहता है? वॉइड, वॉइडेबल। अभी ना ऊपर एक एग्जांपल दिया था गन पॉइंट वाला, याद है? राम ने श्याम को बाइक बेचने का ऑफर किया, राम ने मना कर दिया, श्याम ने मना कर दिया, तो एक दूसरे ने गन रख दी। जहां पर आपकी कंसेंट फ्री नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट विच आर एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। जो वन और मोर पार्टी है वो एग्रीव्ड पार्टी है। कौन सी? एग्रीव मतलब दुखी, मतलब वो जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, राम ने श्याम को कहा अपना मकान बेच दो 1 करोड़ में, श्याम ने मना कर दिया, राम ने बंदूक रख दी, अब ऑब्वियसली हां बोल दी श्याम ने। अब श्याम ने बाद में अपने वकील से सलाह ली केस करने की, तो अब बताओ श्याम केस कर सकता है या राम केस कर सकता है? कौन कर सकता है? ऑब्वियसली श्याम। राम क्यों केस करेगा कि मैंने गन रखी थी, मजा नहीं आया मेरे, है ना? ऐसा श्याम करेगा ना कि इसने गन रखकर मुझे प्रेशराइज करके कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया। ऑब्वियसली जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है वो बाद में केस करेगा, याद रखना। ओनली दैट पार्टी कैन sue whose consent is not free, जिसके ऊपर प्रेशर डाला गया, डराया धमकाया गया, किसी भी तरीके से कंसेंट उसकी जबरदस्ती ली गई। डन है? तो सर वॉइड और वॉइडेबल में क्या फर्क आया, बता सकते हो? वॉइड में कोई भी पार्टी स्यू नहीं कर सकती, वो एनफोर्सेबल नहीं है ना। वॉइडेबल में स्यू कर सकती है, कौन सी? एग्रीव्ड पार्टी, याद रखना। और वॉइड पहले वैलिड होता है, क्या होता है? वॉइडेबल तो पहले दिन से क्या होता है? वॉइडेबल। जब कंसेंट फ्री नहीं है तो नहीं है, बात कर। एंड द लास्ट फॉर्मेशन के ऊपर आखिरी है अनएनफोर्सेबल। ये क्या होता है? अनएनफोर्सेबल होता है जो कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। टेक्निकलिटीज में गलती है, फॉर एग्जांपल एब्सेंस ऑफ राइटिंग। आपको कहा गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग होना चाहिए, आपने ओरल कर लिया, स्टाम्प ड्यूटी पूरी नहीं की, वो जो आपने मेरे को जैसे, वैसे देखो प्रॉपर्टी कवर नहीं होती यहां पर, एग्जाम्पल भी ले रहा हूं, प्रॉपर्टी का अलग एक्ट है। वैसे आप प्रॉपर्टी बेचते हो, आपने मुझसे 50 लाख का मकान खरीदा, स्टाम्प पेपर रजिस्ट्री कराते हो ना, अगर स्टाम्प पेपर यूज नहीं करोगे तो वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड द लास्ट टाइम बार्ड बाय लिमिटेशन। याद है हर एक चीज का लिमिटेशन पीरियड होता है, लिमिटेशन एक्ट बना है हमारे यहाँ पे। लिमिटेशन पीरियड कहता है कि हर केस को करने का, एनफोर्स करने का समय है। फॉर एग्जांपल डेट को करने का कितना समय है? 3 साल। इमोरल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग को करने का कितना समय है? 12 साल। तो आपने 3 साल में अगर मान लो उधार का केस नहीं किया, 3 साल बाद आप नहीं कर सकते, आप कोर्ट में चल जाओगे। कोर्ट कहेगा भाई साहब आपको उसका एग्रीमेंट ना वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट है वो, ओके है, बट उसका पीरियड खत्म हो चुका है। तो टेक्निकलिटीज में कमी है, टेक्निकल रीजन है। क्या है? टेक्निकल। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड था, बट हम उसको आज एनफोर्स नहीं कर सकते। सिंपल, क्लियर? चले, ये थे आपके वैलिडिटी पे, सॉरी ये कौन से है? फॉर्मेशन पे। पहले एक्सप्रेस, ये तो आना चाहिए आपको। एक्सप्रेस होता है बोलकर या लिखकर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड्स के द्वारा हुआ है, चाहे स्पोकन या रिटन। या राम ने श्याम को पूछा बिल्डिंग बेचोगे, उसने बेच दी। राम ने श्याम को चिट्ठी लिखी, बिल्डिंग बेचोगे, उसने कहा। बोलकर करो या लिखकर करो, एक्सप्रेस जो गया, क्या हो गई? और 90% या बोलूं मेजोरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैपन इन सच काइंड ऑफ वे। ज्यादातर आप बोलकर या लिखकर ही बात करते हो, जैसे या दुकान में जाके इशारे करते हो, ऐसे, है ना? आपने इशारा किया बिस्किट पे, उसने कुत्तों के बिस्कुट दे दिया था। नेवर नो, बताना पड़ेगा ना कि आपने खाने हैं या आपके कुत्ते ने खाने हैं ना, राइट? चलिए, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आप बोलते नहीं हो, लिखते भी नहीं हो। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आर दोस कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय इंप्लीकेशन। इंप्लाइड तरीके से, इंप्लीकेशन होता है पार्टीज का कंडक्ट, काम करने का तरीका, रेगुलर डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, या वर्क का नेचर भी। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दिख रहा है, आपने रेस्टोरेंट में जाके कॉफी ऑर्डर की, तो इंप्लाइड है कि अब आप कॉफी के पैसे दोगे। आपने कॉफी पी ली, उसने पैसे मांगे, आपने कहा तूने कब कहा था पैसे दूंगा। वो इंप्लाइड है ना, फ्री में तो पिलाएगा नहीं आपको, है ना? आप लंगर में चले गए, आपने खाना खाया, उसके बाद जाकर बोलो भाई साहब कितने हो गए? भाई लंगर है, इंप्लाइड है, फ्री है, किस बात के पैसे लेगा वो आपसे? समझ रहे बात को? तो इंप्लीकेशन काम करने के तरीके से होता है। कई लोग जैसे मार्केट में पता क्या होता है, इंप्लाइड है कंसेप्ट। आपने ऑर्डर मंगवाया, कंपनी ने आपको माल भेजा, ओके, अब अगले हफ्ते जब कंपनी दूसरा माल भेजेगी तो आप पहले वाले की पेमेंट कर दोगे। समझ रहे बात को? ऐसे इंप्लाइड है। एक ये इंप्लाइड होता है, याद करो सेल अप्रूवल पढ़ते हैं ना कि आपको मैंने बोला 15 दिन में जवाब दे देना, आपने 15 दिन में जवाब नहीं, तो इंप्लाइड है कि आपको पसंद आ गया। या आपने जवाब नहीं दिया, आपने उस सामान की पेमेंट भिजवा दी, तो भी आपको पसंद आ गया।
सिंपल सी बात होगी ना, या आपने वो सामान आगे ऑलरेडी किसी और को बेच दिया है तो भी आपको पसंद आ गया। तो कुछ चीजें इंप्लाइड होती हैं। इंप्लाइड का ही ना मिलता जुलता होता है टैसिड। क्या होता है? देखो आपको ना पेपर के लिए एक तरीका बताता हूं। टैसिड का मतलब साइलेंट, इसमें भी बोला नहीं जाता। देखो कुछ कुछ जगह पे ना कुछ जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो टैसिड और इंप्लाइड में डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते। वो कहते हैं होना भी नहीं चाहिए। बट एज पर आईसीआई जो हमें पढ़ना है, दो कॉन्ट्रैक्ट में आपको बता रहा हूं जो आप टैसिड में डालेंगे, उनके अलावा जो भी आपको इंप्लाइड लगेगा वो इंप्लाइड में डालेंगे। टैसिड भी अपने आप में क्या है? इंप्लाइड है। बट इसके दो ही एग्जाम्पल है। पहला विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एटीएम, और सेकंड फॉल ऑफ हैमर इन द ऑक्शन से, नीलामी में जो थोड़ा मारते हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चन आ जाए तो ये टैसिड है, बाकी सारे क्या है? इंप्लाइड। याद रखना टैसिड इज बेसिकली ए सब पार्ट ऑफ इंप्लाइड। क्या है उसका? सब पार्ट। चलिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा टॉपिक एक चैप्टर है क्वासी और कंटीजेंट पे, फिर भी पढ़ लेते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज क्रिएट नहीं करते। द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन क्रिएटेड बाय लॉ। जनरली ये सोशल, मोरल, लीगल ऑब्लिगेशन के ऊपर है। फॉर एग्जांपल आपको सड़क पर चलते हुए गुड्स मिले, फाइंडर ऑफ गुड्स, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसके मालिक को ढूंढना। आप गुड्स को रख नहीं लोगे। ऐसे ही कोई व्यक्ति ने विटनेस है, घटना होते देखी, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जाकर वो घटना के बारे में बताए। उसको कोई पैसे नहीं देगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आप राम और श्याम का झगड़ा हो गया, मिस्टर ए ने देख लिया, अब मिस्टर ए को बुलाया गया। मिस्टर ए कहता है पहले राम मेरे को पैसे दे और श्याम मेरे को पैसे दे, तब मैं बताऊंगा। कोई बात है? मोरल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, आपको बताना पड़ेगा, राइट। देन ई कॉन्ट्रैक्ट, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है, फॉर एग्जांपल ईमेल में हो गया, ऑनलाइन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोलते हैं, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है व्हाट्सएप पे भी होता है कॉन्ट्रैक्ट, पता है? लोग व्हाट्सएप पे बनाकर भेजते हैं, नीचे आप एक्सेप्ट कर लेते हो। जैसे टेलीग्राम पे पोल बना देते हैं, वैसे आजकल कॉन्ट्रैक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक वे में होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वे की कॉन्ट्रैक्ट उतने ही वैलिड है जितने पेपर वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्लियर है? देन परफॉर्मेंस में वेरी लास्ट टॉपिक एग्जीक्यूटेड, जो हो चुका है, जहां पर दोनों पार्टीज अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर चुकी हैं, वो एग्जीक्यूटेड है। राम और श्याम ने, एक ने 1 करोड़ देनी थी, एक ने बिल्डिंग देनी थी। राम ने 1 करोड़ दे दिए, श्याम ने बिल्डिंग उसके नाम कर दी। क्या दोनों ने अपना काम कर दिया? यस और नो? तो इसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड। एक होता है एग्जीक्यूटरी, जहां पर एक पार्टी ने या दोनों ने, दोनों भी होती हैं, एक ने या बोथ, दोनों ने अपना काम करना है। फॉर एग्जाम्पल राम ने भी 1 करोड़ नहीं दी है, श्याम ने भी बिल्डिंग नहीं दी। या एक मान लो राम ने 1 करोड़ दे दी, श्याम ने बिल्डिंग नहीं दी, या श्याम ने बिल्डिंग दे दी, राम ने 1 करोड़ नहीं दिए। ये तीनों ही केस क्या है? एग्जीक्यूटरी। और इसके दो टाइप में बनाता हूं, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनिलेटरल, यूनि मतलब सिंगल, जहां पर एक पार्टी अपना काम कर चुकी है, दूसरी ने अपना काम करना है। राम 1 करोड़ पे दे चुका है, श्याम ने बिल्डिंग देनी है, या श्याम बिल्डिंग दे चुका है, राम ने 1 करोड़ देने हैं। बाइलेटरल, दोनों ने अपना काम नहीं किया, ना तो राम ने 1 करोड़ रुपए दिए, ना श्याम ने अभी तक अपनी बिल्डिंग दी, तो दोनों ही पेंडिंग है। दोनों को क्या बोलेंगे? बाइलेटरल। जो सिंगल पेंडिंग है उसको बोलेंगे यूनिलेटरल, जो दोनों पेंडिंग है उसको बोलेंगे बच्चे बाइलेटरल। क्लियर है बात यहां तक? यस और नो? तो पहले के 5 4 4, ठीक है। टेस्ट मिला के 14 टाइप हो गए। कितने टाइप हो गए? 14। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब स्टार्ट करते हैं ऑफर से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने कहा था कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सफर है जो ऑफर से शुरू होता है और कॉन्ट्रैक्ट तक जाता है। तो ऑफर का दूसरा नाम है प्रपोजल। सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 1, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन his willingness to do something or abstain from doing something with a view to obtain the assent of another person to such act or abstinence is said to have make an offer. When one person जो ऑफर करता है, ऑफरर, to another person ऑफरी, to do something कुछ करने का, to abstain from doing something, not to do something कुछ ना करने का। उसका भी एग्जांपल दूंगा मैं, ताकि सामने वाला उस पर सहमति, समझ रहे बात को? ऑफर की बेसिक कंडीशन, ऑफर देना है, करने का ना करने का ऑफरी को, मगर सहमति भी लेनी है। फॉर एग्जांपल राम ने श्याम को ऑफर दिया, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे 5 लाख में? बच्चों गाड़ी बेच रहा है, टू डू समथिंग, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, ये ऑफर है, ये ऑफर है। तो दो पार्टी होती है, ऑफरर और ऑफरी। ऑफरर जो ऑफर देता है, ऑफरी जिसको ऑफर दिया जाता है। एक होता है नॉट टू डू समथिंग, पॉजिटिव ऑफर बोलते हैं टू डू समथिंग को, नॉट टू डू को क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। एग्जाम में ऐसे भी आता है कि ऑफर कैन बी नेगेटिव और यस और नो, उसका एग्जांपल दो। अब बताओ मुझे नेगेटिव ऑफर का एग्जांपल। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना करने का ऑफर दिया जाए, होता है।
जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल हम कह देते हैं एंटी कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट, कि आप मेरे एरिया में कॉम्पीट ना कीजिए, मैं आपको पेमेंट कर देता हूं। या और आसान है, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया या बड़ा सा मान लो, आपने उसको कहा भैया कोर्ट में ना जाओ, केस ना करो, यहीं पे रफा दफा कर दो मामला, उसको क्या बोलते हैं? नॉट टू डू समथिंग। या पुलिस में ना जाओ, शिकायत ना करो, नॉट टू डू समथिंग। बेसिकली इसके तीन बड़ी एग्जांपल हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, आउट ऑफ पुलिस सेटलमेंट एंड एंटी कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट। और ट्रस्ट मी, कोर्ट के बाद सेटलमेंट लीगल तरीके से अलाउड है, इलीगल काम है तो देखो अलग बात, नॉर्मली अलाउड है। इवन एंटी कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट भी इंडिया में और दुनिया में अलाउड है। ये कोई गलत तरह का जो है कंपटीशन नहीं है यार। आप मान लो आप नॉर्थ एरिया के बहुत बड़े जो है बिजनेसमैन हो, मैं साउथ का, अब मैं नॉर्थ में आने सोच रहा हूं, तो अब आपने मुझे ऑफर दे दिया कि आप यार अपना साउथ में काम करो, हम आपको पे कर देते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इलीगल माना जाएगा, समझिए बात को। चलिए, ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट फ्रॉम ऑफरिंग। आपको खाली ऑफर देना नहीं है, आपका उसका पीछे का इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो अपनी सहमति प्रोवाइड करे। जैसे मैंने कहा क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, अब मैं खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पूछ रहा, मैं चाहता हूं कि तुम हाँ बोलो। क्या चाहता हूं मैं? हाँ बोलो। आपको कहता मैंने आईसी का एग्जांपल दिया था आपको, क्या एग्जांपल था याद करो, याद है? हाँ, आई वॉन्ट टू मैरी यू इज नॉट ए ऑफर। व्हेन यू से आई वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी, दैट इज एन ऑफर। याद रखिएगा, लिखा है आपकी नोटबुक में एग्जांपल, पेपर में देगे ना वैसे दे भी तो आईसी नहीं दिया, हमने तो दिया नहीं है ना। चलिए अब ऑफर के टाइप्स की बात करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर या स्टैंडिंग ऑफर। जनरल ऑफर, व्हेन द ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, ओपन ऑफर है, कोई भी आगे एक्सेप्ट कर सकता है, एनीबॉडी फ्रॉम द पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर। याद है इसके ऊपर भी केस फ्लो था, वैसे केस फ्लो आगे आएगा, फिर भी एग्जांपल वही ले लेता हूं। जैसे मिस्टर राम ने अपने न्यूज़पेपर में ऐड दिए कि जो भी उसके डॉग को ढूंढ कर लाएगा उसको इनाम देगा। अब एक बंदा डॉग ढूंढ के लाया, उसने पैसे मांगे, क्या राम देगा या नहीं देगा? क्या राम कैसे? भैया आपको थोड़ी कहा था मैंने, जब आपने अखबार में कह दिया तो आपने सबको कह दिया। जनरल ऑफर है, क्या ये? जनरल ऑफर। स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? ये क्या होता है? खाली पर्सन के लिए होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। मान लो एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया अकाउंटिंग का, और उसने इंडिया भर के सीएस को ऑफर दिया, खाली किसको? सीएस को, कि आपके लिए डिस्काउंट है, तो वो भी जनरल ऑफर नहीं है, वो कौन सा है? तो क्योंकि सीए भी ग्रुप भी एक स्पेशल है ना, अब एक नॉन सीए उठ के तो आ सकता ना वहां पर। तो ऑफर व्हेन इट इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। और इसको एक्सेप्ट कौन करता है? सिर्फ वही कर सकता है। आपने ऑफर राम को दिया कि गाड़ी खरीदोगे, आपके पास शाम आ गया मैं खरीदूंगा, आपने ऑफर दिया शाम को, आपकी मर्जी, बेचो ना बेचो, जिसको ऑफर दिया गया वही एक्सेप्ट कर सकता है। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस, आइडेंटिकल ऑफर, सिमिलर ऑफर मेड टू ईच अदर इन द इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। आपने उसको वो ऑफर दे दिया, उसने भी वही ऑफर दे दिया। राम ने कहा मेरी गाड़ी खरीदोगे 5 लाख में, ईमेल भेजी शाम को, शाम ने ईमेल पढ़ी नहीं, शाम ने मैसेज भेज रखा व्हाट्सएप पे, अपनी गाड़ी बेचोगे 5 लाख में। दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर दे रहे हैं, बट इनको पता नहीं कि दूसरा भी आपको ऑफर दे रहा है। इससे क्या होगा? इससे काटा लग जाएगा। इसका इंप्लीकेशन क्या? कोई ऑफर आया नहीं, दोनों का आपस में सेट ऑफ हो गया, तो क्या करें फिर? रिएक्शन होगी ना, अब आगे क्या करें? अब नया ऑफर करना पड़ेगा, आप दोनों में से एक को काम करना, क्योंकि दोनों बार बार ऑफर देते रहेंगे, फिर काउंटर होता क्रॉस होता जाएगा, तो नया ऑफर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। काउंटर क्या होता है? अब इसको ना ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ना बच्चे क्रॉस और काउंटर में मिक्स कर जाते हैं पेपर में। काउंटर आपको ना काउंटर करना, अटैक करना, काउंटर अटैक बोलते हैं इसको। वैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने अपना डिफेंड किया आगे, मैंने कहा तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते, आपने अब कोई बात रखी, आपने अपना डिफेंस कर लिया, नहीं मैं तो पढ़ता हूं, या कोई भी एलिगेशन लगाया, आपने अपना डिफेंड किया, तो आपने उसका काउंटर किया। तो काउंटर ऑफर होता है जब एक व्यक्ति ऑफर करता है और दूसरा उसमें टर्म्स कंडीशन लगाकर वापसी ऑफर दे देता है, उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं? मैंने कहा मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीदोगे, उसने कहा नहीं 4 में खरीदूंगा, तो काउंटर है ना ये, आप काउंटर कर रहे हो। अब काउंटर से भी क्या होता है? पिछला ऑफर खत्म हो जाता है, दूसरा आ जाता है। मैंने आपको कहा गाड़ी 5 लाख में बेचोगे, ओरिजिनल ऑफर, आपने कहा नहीं कि मैं तो 6 में बेचूंगा, बोलो, तो मेरा 5 लाख तो खत्म हो गया ना, अब नया ऑफर आ गया, कौन सा? आपके वाला। अब मेरी मर्जी उसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं, ओरिजिनल तो खत्म हो गया, नए वाला आ गया। समझ रहे बात को? तो इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। अब क्रॉस और काउंटर में फर्क क्या होता है? क्रॉस में तो दोनों ऑफर खत्म हो जाते हैं,
काउंटर में जो दोबारा ऑफर है काउंटर वाला वो एग्जिस्ट कर जाता है, राइट। सर एक होता है स्टैंडिंग ऑफर, ये क्या होता है? डेफिनेट पीरियड के लिए ओपन है। जैसे मैंने एक ऑफर दिया आपको और बोल दिया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो उसको बोलेंगे स्टैंडिंग ऑफर। क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग ऑफर। क्लियर है बात? तो 5 तरह के ऑफर हो गए। यस, सेल वाले कह सकते आप भाई इतनी देर तक अप्लाई करो तभी आपको मिलेगा डिस्काउंट, वो सारी बातें। क्लियर है? या जैसे आता नहीं खबर, क्या होता है आपको लिखा होता है कि 10 मिनट का समय है या 10 दिन का समय है, आपने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद महंगा हो जाएगा, वो काइंड ऑफ दैट ऑफर। ऑफर के रूल्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहला, ऑफर लीगल रिलेशनशिप का होना चाहिए, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सोशल डोमेस्टिक नहीं होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू, आप किसी को ऑफर देना चाहते हो और आपने उसको बताया ही नहीं, कोई लॉजिक है इस बात का? कम्युनिकेशन जरूरी है। इनफैक्ट हम आगे पढ़ेंगे कम्युनिकेशन कब होता है, कैसे होता है, वो पढ़ेंगे बाद में। ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऑफर मस्ट बी सर्टेन और डेफिनेट, नॉट वेक। वेक का मतलब कंफ्यूजिंग, अनक्लियर। बात समझ आनी चाहिए क्या बोल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल के एग्जांपल लो, यहां पर भी गिव मी 10 टन ऑफ ऑयल। कौन सा ऑयल भाई साहब, कौन सा ऑयल, है ना? आप गाड़ी के शोरूम में जाते हो, आपने कहा गाड़ी खरीदनी है, पूछते नहीं कौन सी खरीदनी है। मान लो आपके पास एक ही गाड़ी है, फिर तो कोई समस्या नहीं। आपके पास 7-8 तरह की गाड़ी है तो पूछोगे ना, क्लियर करना पड़ेगा। फिफ्थ, मे बी जनरल, में भी स्पेसिफिक, ऑलरेडी बढ़ चुके। ऑफर में भी कंडीशनल, वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशनल। कंडीशन लगाई जा सकती हैं, जी हां लगाई जा सकती हैं। कंडीशन कैन बी रिगार्डेड टाइम, कैन बी रिगार्डिंग प्लेस, कैन बी मोड। पेमेंट कैसे करोगे? ऑनलाइन करोगे, यू नो, पेमेंट का मोड कह रहा हूं यहां पे मैं, ऑनलाइन करोगे, कैश में करोगे, चेक से करोगे। ऑर्डर का मोड भी हो सकता है, ऑफर का मोड, सॉरी ऑफर की बात करेंगे, ईमेल से करेंगे, फोन से करेंगे, फोन करके करेंगे, फेस टू फेस करेंगे, कुछ भी हो सकता है। बात समझ है? मोड कैन बी प्रिस्क्राइब। मे बी एक्सप्रेस, मे बी इंप्लाइड। ये आपको ऑलरेडी पता है, एक्सप्रेस बोलकर लिखकर, इंप्लाइड मतलब यू नो बाय कंडक्ट। फॉर एग्जांपल दिया मैंने इसके, जैसे आपका लगेज कुली उठा के शुरू हो जाता है चलना, तो वो आपको ऑफर दे रहा है। आपको नहीं लेना तो रोकोगे उसको। कुली आपका सामान लेके आ गया बाहर, आप उसने पैसे मांगे, आपने दिए नहीं, आपने कहा मैंने कहा था क्या जी, इंप्लाइड था। जब कुली आपका सामान उठा रहा तो पैसे लेगा, यू नो। रेड लाइट पे गाड़ी रुकती है, एक लड़का की गाड़ी साफ करता है तो ऑब्वियसली वो पैसे लेगा। या फिर आप रेस्टोरेंट में गए, वहां पे वाटर बोतल बड़ी है तो इंप्लाइड है ये पानी पियोगे तो पैसे देने पड़े आपको। मुझे लगा पहले की पड़ी है फ्री होगी, ऐसा नहीं होता ना, है ना। चलिए एट्थ, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, वैसे एक और भी है मेरे पास, ये सबसे खतरनाक है। कह रहा है ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। कह रहा है ऑफर के अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी होनी चाहिए जिसके ना मानने पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल आपने कहा मेरी गाड़ी खरीदोगे, अगर तुमने 15 दिन में जवाब नहीं दिया, देखो आप 15 दिन का टाइम दे सकते हो, बट ऐसे नहीं बोल सकते 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तुमने हां बोल दी, है ना। फिर तो इससे हर व्यक्ति हाँ ही करवा लेगा। आप किसी को जाके बोलोगे बिल्डिंग कितनी की, वो गया 5 करोड़ की, आपने कहा 1 करोड़ में देगा, उसने कहा नहीं, आपने कहा चल 10 मिनट में बता देनी, तो हाँ मान लूंगा मैं। तुम 10 मिनट बता दोगे 2 बिल्डिंग, है ना। ऐसे तुम्हारे हर्ष को की लड़की पसंद आ गई, वो तो कहेगा जवाब दो, नहीं तो मैं मान लूंगा तुम्हारी हाँ है, ये तो अगले दिन बारात रूत लेके आ जाएगा। सही बात है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों भी हर्ष, हर्ष कह रहा है ऐसा होता तो मैं 5-6 बार कर चुका होता अब तक शादी। नहीं, फोकस सीए पे करो बेटे, शादी तो अपने आप हो जाएगी। मेरी बात, ये लोग हंसेंगे, इनको समझ नहीं, मेरी बात ही नहीं है, तो एग्जाम्पल था इसमें से ये, मतलब तुम तो अच्छा एग्जाम्पल दो, तुम आई से आगे वहां लिख के आ जाओ पेपर में, कम से कम 50 नंबर दे देना। अगर तुमने नहीं दिए मैं मान लूंगा मैं पास हूं, तो आई से कहेगा मान ले क्या जा रहा है ना। चलिए 9th लास्ट पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कह रहा ऑफर ना अलग बात है, 3 चीजें और होती है जो अलग होती हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस और इन्विटेशन टू। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट क्वेश्चन में इन्विटेशन बड़ा अच्छा टॉपिक है। इन्विटेशन ऑफ ऑफर और ऑफर का डिफरेंस आता है पेपर में, कई बार आपने देखा। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, मैंने सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर की, मैंने बोला यार मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं। आप अगले दिन आ गए, आपने कहा मैंने खरीदना, मैं कहा नहीं मेरा मन बदल गया। आपको नहीं, आपने ऑफर दी, मैंने कब ऑफर दिया, मैंने सिर्फ इंटेंशन बताई थी। या स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, आप दुकान में गए, रेस्टोरेंट में गए, आपने मेनू लिस्ट देखी, आपने कहा भैया एक कढ़ाई पनीर, भैया ने कहा पनीर तो खत्म है, आपने कहा ऐसे कैसे खत्म है, लिखा क्यों है,
भैया ने आपको ऑफर दिया? नहीं, ये प्राइस लिस्ट है। क्या है? प्राइस लिस्ट। ऐसे इनविटेशन टू ऑफर, जब हम ऑफर देते, वी इनवाइट समवन टू कम एंड मेक एन ऑफर। फॉर एग्जाम्पल ऑक्शन, नीलामी में आपको बोलते हैं हम सामान ले लो, हम नहीं कहते, हम कहते हैं आके बोली लेगा तब बताएंगे तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, स्कूल प्रोस्पेक्टस इशू करता है, कॉलेज में 1000 सीटें हैं, कॉलेज ने प्रोस्पेक्टस इशू किए, आप 1001 नंबर पे पहुंचे, आपका एडमिशन हुआ, आप कॉलेज पे केस कर दोगे, आपने ऑफर दिया था, एडमिशन नहीं दिया। कॉलेज ने कहा ऑफर दिया, कॉलेज ने क्या दिया आपको? कॉलेज ने कहा तुम अपने नंबर डाल के अप्लाई करो, हम देखेंगे तुम्हारे नंबर कितने, तब बताएंगे तुम्हें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। या एग्जीबिशन में चले गए आप, सामान बिक चुका है, उसने कहा बिक गया, आपने कहा ऐसे कैसे बिक गया? शोरूम में सेल लगी हुई है, अब उसकी मर्जी आपको बेचे या ना बेचे। आप क्या दोगे? इनविटेशन, आप ऑफर दोगे, वो आपको इनवाइट करे, वो ऑफर नहीं दे रहा। तो दोनों बातें अलग अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। क्लियर है बात? चलिए, इसका डिफरेंस बुक के अंदर होगा, आपने नोटबुक में लिखा भी होगा। काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, 4 और 6 नंबर में आ सकता है, याद रखना, लिख लो इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चों, जब आप किसी को ऑफर देते हो सामने वाला क्या करता है? नहीं, रिजेक्ट भी कर सकता है। ऐसे तुम कैसे कैसे एक्सेप्ट करता है? कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। मतलब या तो एक्सेप्टेंस करेगा, रिजेक्शन करेगा तो कहानी खत्म, भूल जाओ, है ना। बच्चा तो कहता है अच्छी बात है, रिजेक्शन करे टॉपिक खत्म हो जाएगा। नहीं, हम एक्सेप्टेंस कराएंगे, हम हाँ बुलवाएंगे। सामने वाले हाँ करनी है, उसको क्या बोलेंगे? सुनिए, कह रहे व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट। आपने उसको कहता भाई असेंट, उसने दे दी, देन प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। तो दो बातें आ गई, मैंने एक्सेप्टेंस भी बता दिया, प्रॉमिस भी बता दिया। यानी कि कौन? ऑफरी। कौन? भैया आपने ऑफरी को ऑफर दिया, ऑफरी ने कहा ओके है भाई साहब, तो एक्सेप्टेंस होगी। मैंने कहा मेरी गाड़ी खरीदोगे 5 लाख में? आपने कहा खरीदूंगा, डन, आगे बढ़ो। ऑफर का काम ही वहां खत्म हो जाता है जहां पे एक्सेप्टेंस आ जाती है। हर व्यक्ति ऑफर किस लिए देता है? एक्सेप्टेंस के लिए, राइट। चलिए, अच्छा, राम ने श्याम को ऑफर दी तो राम ऑफरर है, राम प्रपोजर है, राम प्रोमिसर है। श्याम ऑफरी है, श्याम प्रपोजी है, श्याम प्रोमिसी है, श्याम एक्सेप्टर भी है। नई टर्म आ गई, क्या? एक्सेप्टर। जो एक्सेप्ट करता है, जो ऑफरी होता है वो क्या होता है? एक्सेप्टर। क्या होता है? एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, एक्सेप्टेंस कैन बी मेड बाय ओनली दैट पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। जिसको मैंने ऑफर दिया सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा। इसमें दो बातें आती हैं। स्पेसिफिक ऑफर में तो क्लियर है, जिसको दिया, राम को दिया, राम ही एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल में कोई भी कर सकता है, जनरल में कोई भी कर सकता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अनकंडीशन, बिना कंडीशन के। करेक्ट एक्सेप्ट, देखो आपने पढ़ा था ऑफर में कंडीशन हो सकती है, मगर एक्सेप्टेंस में कंडीशन, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस में कंडीशन होती है उसको काउंटर ऑफर बोलते हैं। और आपको पता है काउंटर ऑफर लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। तो एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, ऑब्वियसली। जब ऑफर का कम्युनिकेशन जरूरी है तो भैया एक्सेप्टेंस का भी जरूरी है, राइट। फोर्थ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन प्रिस्क्राइब मोड। जो मेथड मैंने बताया था, मैंने कहा ईमेल से जवाब देना तो भैया ईमेल लूंगा मैं, चिट्ठी नहीं लूंगा। मैंने कहा था ऑफिस आके फेस टू फेस जाना तो वही लूंगा। हाँ, कोई प्रिस्क्राइब मोड नहीं तो रीजनेबल मोड, जो बिजनेस में चलता है। जैसे मान लो मैंने ऑफर ईमेल पे दिया है, तो नॉर्मली आपको क्या लगता है रिप्लाई कैसा आना चाहिए? मैंने फोन पे ऑफर दिया तो रिप्लाई कैसा आना चाहिए? फोन पे रीजनेबल। अगर मैंने फोन करके कहा, मैंने कहा ये ऑफर है बट रिप्लाई मेल पे चाहिए, तो फिर आपको मेल पे देना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन स्पेसिफाइड या प्रिस्क्राइब टाइम, टाइम फिक्स है। मैंने आपको एक ऑफर दिया और कहा 15 दिन में जवाब दो, आपने 18 दिन में जवाब दिया, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करूंगा, कर भी सकता हूं, बट मेरे ऊपर बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, कर भी सकता हूं। बात समझ रहे हैं? यहां पर मैंने कहा मेल से जवाब देना, आपने फोन पे दिया, मैं आपको एक्सेप्ट कर सकता हूं, मेरी मर्जी है, लेकिन आपकी मर्जी नहीं है। आप ये नहीं कहते कि क्यों नहीं कर रहे। अगर आपको बोला गया टाइम 15 दिन का तो आपके लिए 15 दिन है, मैं चाहे 18 दिन कर लूं, आप 18 दिन पे नहीं जा सकते। अच्छा, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल। अब समस्या क्या है? रीजनेबल कहीं पर डिफाइन है, रीजनेबल इज ए मैटर ऑफ क्वेश्चन, डिपेंड करेगा। मैंने आपको आम के सीजन में कहा आम खरीदोगे, आप सर्दियों में आम दे दो, अब है ही नहीं। आपने कहा, आपने कोई टाइम थोड़ी कहा, टाइम नहीं कहा, क्रॉप का टाइम तो खत्म हो गया, सीजन ही नहीं है उस चीज का। तो रीजनेबल टाइम फैक्ट ऑफ क्वेश्चन है, मैटर ऑफ फैक्ट है, कि वहां पर पता चलेगा कि क्या है, राइट। सिक्स्थ, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। आपने किसी को ऑफर दिया और व्यक्ति चुपचाप बैठा रहा, तो उसके चुप रहने को, साइलेंस को आप एक्सेप्टेंस मान सकते हो? नो, साइलेंस कांट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। एंड द लास्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, या बोले इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। कई बार एक्सेप्टेंस इंप्लाइड होती है। मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, मैंने आपको गुड्स भेजे, मैंने कहा पसंद आए तो रख लेना,
अब 3 बातें हैं, मैंने आपको 15 दिन दिए थे, आपने 15 दिन तक जवाब नहीं दिया तो रख लिए, इसका मतलब ये तो वापिस देते ना आप। दूसरा, आपने वापिस नहीं दिए, रीजनेबल टाइम में पेमेंट भिजवा दी, इसका मतलब क्या, एक्सेप्ट कर दिए। या तीसरा, आपने ऑलरेडी मार्केट में बेच दिया उसको, तो ऑब्वियसली आप पैसे ले चुके, मेरे पास पैसे ही तो आएंगे। तीनों ही क्या है, एक्सेप्टेंस। ये सबसे आसान भी है, पूछो क्या, एक्सप्रेस, आपने फोन कर दिया, वो इंप्लाइड नहीं, वो एक्सप्रेस है कि मेरे को पसंद आ गया, समझ रहे बात को। तो ऑफर इंप्लाइड है तो एक्सेप्टेंस भी क्या हो सकती है, इंप्लाइड। आप खुद सोच लो, जैसे फॉर एग्जांपल कूली ने आपका सामान उठाया था, एक्सेप्ट, वो ऑफर क्या था, आप भी उसके पीछे पीछे चल दिए, तो वो भी क्या है, एक्सेप्टेंस भी इंप्लाइड है ना, आपने भी तो मना नहीं किया उसको, तो दोनों इंप्लाइड है, सिंपल, राइट। चलिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको हम अलग अलग लाइन में बात करेंगे। कम्युनिकेशन रेवोकेशन में मैंने इसमें बाद में कराया था, आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। लाइन पढ़ लो, क्या है, करेक्ट, एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज जस्ट लाइक ए मैच बॉक्स स्टिक टू द ट्रेन ऑफ गन पाउडर। कहता है जैसे गन पाउडर की ट्रेन में अपने माचिस की तीली जला के फेंक दी, धमाका हो गया ना, तो जैसे ऑफर एक्सेप्ट हो गया, धमाका हो गया, बात खत्म। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, अगर ऑफर एक्सेप्ट ना होता तो कहानी कुछ और होती, ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस के बाद अब आगे कहानी बढ़ेगी, आगे मिलेगा आपको आगे मिलेगा ये, ठीक है। चले, ये देखो टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं। कम्युनिकेशन की बात करता हूं, अभी आपने पढ़ा था कि ऑफर का कम्युनिकेशन भी जरूरी है और एक्सेप्टेंस का भी, राइट, याद है। तो सर कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, मतलब पहली बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ये सबसे आसान है, ट्रस्ट मी, सबसे आसान है। कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर विल बी कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज। कह रहा है जिस व्यक्ति को आप देना चाहते हो ये बात, उसको आपने दे दिया ऑफर, तो कंप्लीट हो गया, उसकी नॉलेज में जब आ गया। मैंने राम को बोलने की गाड़ी खरीदोगे, राम को मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब ऑफर का कम्युनिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट। क्या हो गया, तो क्या होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज, यानी कि शॉर्ट में बोलूं, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरी, किसके पास, ऑफरी के पास। जैसे एग्जांपल दीजिए, राम ने शाम को ऑफर दिया 12 तारीख को, लेटर पोस्ट किया 10 तारीख को, सॉरी, और चिट्ठी पहुंच गई 12 तारीख को, तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, 12 को। और राम ने बाद से चिट्ठी पढ़ी 13 को या 15 को, तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, 15 को। देखो पढ़ने की डेट अलग दे रखी है तो अलग है, अदरवाइज तो जिस दिन पहुंच गया हम मान लेंगे। ये एग्जाम्पल में आता है, वैसे आजकल कोई चिट्ठी भेजता नहीं है, हद से तो ईमेल भेज दो, ईमेल कौन से 2 दिन लेती है, 2 सेकंड लेती है, तो साथ साथ ही कहा, हाँ आपने ईमेल अगले दिन पढ़ी तो फिर अगले दिन की डेट मानी जाएगी। ध्यान, ईमेल जुड़ थोड़ी क्या साथ साथ पढ़ते हो, नहीं पढ़ते ना, काम की चीजें पढ़ते नहीं, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन साथ साथ देख लेते हैं, है ना, ईमेल नहीं देखते साथ साथ। चलिए, ये देखिए, द सेंडिंग एंड रिसीविंग द लेटर डजंट मेक द कम्युनिकेशन कंप्लीट, इट शुड बी रीड बाय द ऑफरिंग। समझ रहे हो, खाली भेजने से कम्युनिकेशन नहीं होता, आपने पढ़ा ही ना हो तो, ठीक है। सेकंड बात करते हो एक्सेप्टेंस की, ये एग्जांपल बहुत ही शानदार है, इसको ध्यान से देखना, आंखें आपकी आगे खड़ी होनी चाहिए बस। एक्सेप्टेंस कैसे होती है, मैं ना एग्जांपल पूछता हूं आपसे, ठीक है। राम ने 10 तारीख को लेटर पोस्ट किया, शाम को 12 तारीख को मिल गया, कब मिल गया, शाम ने मन बना लिया हाँ का, शाम ने 14 तारीख को चिट्ठी वापस एक्सेप्टेंस की पोस्ट कर दी, क्लियर है, और राम को मिल गई 16 को वापसी। तो अब बताओ 14 को हुआ एक्सेप्टेंस या 16 को हुआ, 16 को क्या। यहां पर आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, ऑफर एक ही तरह से एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्टेंस में 2 कम्युनिकेशन होते हैं, अगेंस्ट द एक्सेप्टर और अगेंस्ट द ऑफर, अलग अलग होते हैं, एक राम के अगेंस्ट होगा और एक शाम के अगेंस्ट। देखिए क्या कहता है, सुनना ध्यान से, अगेंस्ट द प्रपोजर, अगेंस्ट द मतलब कि प्रपोजर कौन है यहां पे, प्रपोजर कौन है यहां पे, राम, कौन है, राम। राम के अगेंस्ट कब होगा, व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब चिट्ठी डाल दी गई। चिट्ठी कब डाली है, 14 को, कब डाली है, तो अब राम नहीं मना करता, राम पीछे नहीं हटता, क्योंकि शाम ने चिट्ठी डाल दी, मगर शाम पीछे हट सकता है जब तक ये चिट्ठी राम तक पहुंचती नहीं है। वो इस चिट्ठी के बदले एक स्पीड पोस्ट चिट्ठी और डाल सकता है कि मैंने ना करनी थी, गलती से हाँ कर दी, पहले बादल चिट्ठी को इग्नोर करना, वो फोन करता है मेरी चिट्ठी को इग्नोर कर देना, समझ रहे बात को। अगर चिट्ठी दोनों एक ही टाइम पे पहुंच गई तो जो पहले खोलोगे वो मानी जाएगी, समझ रहे हो, समझना ध्यान से। अगेंस्ट द प्रपोजर, ऑफरर, ऑफरर तब बाइंड हो जाता है जब चिट्ठी पोस्ट कर दी जाती है, बट ऑफरी एक्सेप्टर तब बाइंड होता है जब आपके पास पहुंच जाती है। तो यहां पर एग्जांपल को दोबारा समझिए, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस राम के अगेंस्ट हो जाएगा 14 तारीख को, मगर शाम के अगेंस्ट कब होगा, 16 तारीख को, क्लियर है बात। राम के अगेंस्ट 14 तारीख को, शाम के अगेंस्ट 16 तारीख को। देखो राम, मैंने आपको चिट्ठी डाल दी, अब चाहे चिट्ठी 10 दिन में पहुंचे, मैं हाँ बोल चुका हूं ना, अब आप नहीं मुकर सकते,
लेकिन आपके पास चिट्ठी पहुंचने से पहले मैं मुकर सकता हूं, क्योंकि चिट्ठी पहुंची नहीं है। समझ रहे बात को? यस और नो? समझ रहे भाई? ऑफरर के अगेंस्ट तब होगा जब चिट्ठी डाल दी जाएगी, बट ऑफरी के अगेंस्ट तब होगा जब चिट्ठी पहुंच जाएगी और पढ़ ली जाएगी। क्लियर है बात? इस तरीके से क्वेश्चन में आज तक, रियलिटी में आजकल ऐसा जनरली होता नहीं, चिट्ठी वाला काम ही नहीं होता। और कौन से 2 दिन लगते हैं आज की डेट में? मोबाइल का जमाना है, 1 मिनट हाँ ना बोल देते हैं फोन पे, है ना? आगे तो फोन पे काम हो जाता है। चले, अच्छा रेवोकेशन की बात करूंगा। जैसे मैंने अभी कहा, अभी आपको बताया, राम ने शाम को ऑफर भेज दिया। क्या भेज दिया? ऑफर। अब राम का मन डगमगा गया, नहीं यार कैंसिल कर देता हूं इसको। मन करता है ना कि मेरी गलत भेज दिया है, या शाम ने एक्सेप्टेंस दे दी, अब शाम का मन कर रहा है यार इसको मना कर देता हूं। क्या ऑफर या एक्सेप्टेंस रिवोक की जा सकती है? यस। तो पहले ऑफर की बात करता हूं। कहता है ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द प्रपोजल। मतलब प्रपोजल के अगेंस्ट कब होती है? जब चिट्ठी डालते हैं। आप चिट्ठी डालने से पहले मना कर सकते हो, चिट्ठी डालने के बाद मना। ऊपर वाला एग्जांपल देखो, देखिए एग्जांपल दोबारा ले रहा हूं। राम ने चिट्ठी कब डाली? 16 को, सॉरी 10 को। शाम को 12 को पहुंची। शाम ने कब डाली? 14 को। तो राम कब तक मना कर सकता है? 14 से पहले ना। और शाम कब तक मना कर सकता है? 16 को आई ना वापसी, 16 से पहले। समझ रहे बात को? कैरिंग माय पॉइंट और नोट, इसको ध्यान से पढ़ो। जब तक प्रपोजल के अगेंस्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, राम मना कर सकता है, और जब तक एक्सेप्टर के अगेंस्ट नहीं होता, शाम मना कर सकता है। तो ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। चले, अब ये एग्जांपल है, कुछ तरीके हैं। पहले रिवोक कैसे होता है? पहला, रेवोकेशन का नोटिस दे दो, इन्फॉर्म कर दो, लिख कर फोन किया, फोन कर दो भैया ऑफर कैंसिल या एक्सेप्टेंस कैंसिल, बात खत्म। सेकंड, बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर भैया टाइम स्पेसिफाइड है तो वेरी मच इंपॉर्टेंट है। 15 दिन है, आपने 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो वो ऐसी लैप्स हो जाएगा ऑफर। रीजनेबल टाइम, रीजनेबल के हिसाब से लैप्स हो जाएगा उसको। और रीजनेबल वही बताऊंगा, मैटर ऑफ फैक्ट है, वो पता चलेगा कब होना है कब नहीं होना। जैसे आम का ऑफर है, तो भैया गर्मियों में आते हैं आम, सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में ना, तो सर्दियों में तो ऑफर लैप्स हो ही जाएगा, बात खत्म, रीजनेबल टाइम है। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है एडवांस में कंडीशन। आपको ना कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा अपना आधार पैन जमा करो, आपने जमा नहीं कराया। आप कोई ऑक्शन में जाते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है। मकान खरीदो, अर्नेस्ट मनी जमा कराना पड़ता है। ऑक्शन में सिक्योरिटी करानी पड़ती है। आपने पहले कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सीए बनना है, सीए फाउंडेशन के एग्जाम देने हैं, तो आप एडमिशन तो 10th में भी करा सकते हो। 10th के बाद आपको पता होगा पेपर देने की कंडीशन क्या है कि +2 के एग्जाम में अपीयर होना जरूरी है। आप 11th क्लास में सीए के पेपर देने जाते हो, आप दे पाओगे? आप कहोगे आपने लिखा है 10th के बाद, 10th के बाद एडमिशन लिखा है, पेपर की कंडीशन क्या है? 12th के एग्जाम। पेपर की कंडीशन भी नहीं है कि पेपर देते हुए 12th होनी चाहिए क्लियर एग्जाम, लेकिन बाद में कंडीशन क्या है कि बाद में +2 पास होनी चाहिए। वो बच्चा रह गया +2 में और हो गया कैसे कैसे, मैं फाउंडेशन में तो हो ही गया हूं। वैसे बड़ा बेकार एग्जाम्पल है, जो +2 में गया फाउंडेशन में कैसे हो जाएगा? फिर ही मान लो, मान लेते हैं। या आपने कहा मैं +2 में, मेरे को सीधा इंटर में एडमिशन दे दो, होगी फाउंडेशन, हम नहीं करते, हमारी मर्जी। पहली कंडीशन है ना जो, तो करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? आपको फाउंडेशन में मजा नहीं आ रहा, सीधा इंटर में करा दो, है ना? ऐसे नहीं होता। क्लियर है बात? यस और नो? जैसे मान लो मैंने आपको बिल्डिंग बेची 1 करोड़ की, मैंने कहा 10 लाख का एडवांस दो, बाकी बात बाद में करेंगे। आपने एडवांस ही नहीं दिया आज तक, और 3 महीने बता के आपने कहा 2 बिल्डिंग दो। प्रेसिडेंट कंडीशन क्या थी? 10 लाख। आपने करी फुलफिल? नहीं, तो ऑफर आपके लिए था ही नहीं। क्लियर बात? चलिए, बाय डेथ और इंसैनिटी। ऑफर या ऑफरिंग में से किसी की मृत्यु हो जाए, या इंसेन। इंसेन क्या होता है? जिसका दिमाग स्टेबल नहीं है, अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? खत्म। भाई काउंटर ऑफर, आपको ऑलरेडी पता है काउंटर ऑफर से ऑफर क्या होता है? खत्म, क्योंकि पुराना खत्म नहीं आ जाता है। काउंटर ऑफर का एक और नाम होता है बेटे, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या होता है? बाय चेंज इन सर्कमस्टांसेस, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं इसको। गवर्नमेंट ने मैगी बैन कर दी, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का ट्रेड बंद कर दिया, चाइना का ट्रेड बंद कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन कर दिया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। क्या हमने गलती की? बट ऑफर क्या हो गया? रिवोक। क्या हो गया? रिवोक। मैंने पाकिस्तान के एक बंदे को ऑफर दिया कि मैं उसको इंडिया का हैंडमेड हैंडलूम बेचूंगा, हैंडीक्राफ्ट बेचूंगा। क्लियर बात? गवर्नमेंट ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट। क्या वो पाकिस्तान वाला मेरे ऊपर केस कर सकता है? नहीं। मैंने आपको ऑफर दिया मैगी दूंगा, 10 वाली मैगी 5 में दूंगा, मैं दे देता। गवर्नमेंट ने मैगी बैन ही कर दी, 10-5 का सवाल ही खत्म हो गया ना। समझ रहे हो आपको? तो ऑफर क्या हो गया? लैप्स, बिकॉज ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस। लॉकडाउन लग गया फॉर एग्जांपल, लॉकडाउन में देखा था आप लोगों ने, बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर एज पर प्रिस्क्राइब मोड। आपने मोड चेंज कर दिया, रिजनेबल मोड नहीं यूज किया, रूटीन मोड नहीं यूज किया। हमने कहा था हम तो पेपर वर्क करेंगे, आपने ओरली बोल दिया, हम नहीं मानेंगे। अभी रिजनेबल इंडस्ट्री के हिसाब से आता है।
फिर मैं यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, आप करना चाहो तो कर सकते हो। बेटी पावर किसके पास रहेगी? ऑफरर के पास। किसके पास? ऑफरर के पास। क्लियर है बात यहां तक? ये 7 तरीके हैं। और ऑफर कब तक, दोबारा याद करो, ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आती सामने से, जब तक पोस्ट में नहीं जाती, यानी कि तब तक जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। अगेंस्ट द प्रपोजर एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक होती है? सेम एग्जाम्पल बच्चों, 16 तारीख को चिट्ठी पहुंची है, क्या 16 से पहले शाम मना कर सकता नहीं कर सकता? तो मैं बोलूंगा एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अगेंस्ट द एक्सेप्टर 16 तारीख का एग्जाम्पल लेना। चलिए, मतलब आप कह सकते हो एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरर। अब इन दोनों का अभी लास्ट टॉपिक है, इसका दोनों का कम्युनिकेशन करना है। देखो, रेवोकेशन का कम्युनिकेशन बड़ा सिंपल है। अगेंस्ट द पर्सन और हु मेक्स इट। द पर्सन हु मेक्स इट जब वो कोर्स में डाल दे, और अगेंस्ट द पर्सन जब उसके पास पहुंच जाए। राम ने रिवोक किया तो राम ने चिट्ठी डाल दी राम के हाथ पीछे हट के, शाम को पहुंच गई, शाम भी बाइंड हो गया, सिंपल। Against the person who makes it when it put in the course of transmission, against the person to whom it is made when it comes to his knowledge. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट के थ्रू वैलिड माने जाते हैं इंडिया में? यस और नो? ये बुक में टॉपिक भी आपका इररेलेवेंट है, आज की डेट में बोलूंगा, पेपर में नहीं आता, बट पढ़ना चाहिए। देखो, इंग्लैंड में तो पोस्ट करते ही ऑफर रिवोक नहीं हो सकता, खत्म बात। इंडिया में क्या बताया? हो सकता है। आपने किसी को चिट्ठी डाल दी, वो चिट्ठी पहुंची है अभी, तो उससे पहले आप रिवोक कर सकते हो, सिंपल बात। कॉन्ट्रैक्ट टू फोन, टेलेक्स, ईमेल, फैक्स, क्या ये वैलिड होते हैं? यस, बिल्कुल वैलिड है, अनटिल अनलेस कि आपको सामने वाले की बात समझ आ गई है। फोन पे आपका कनेक्शन ओके होना चाहिए, सामने वाले की हाँ फोन पे आनी चाहिए। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने कहा एक्सेप्ट करोगे, तो आपको पता है कस्टमर केयर वाले भी स्लिप क्या बोलते हैं? सर आप रिकॉर्डेड कॉल में, और बोलते हैं अगर आप एक्सेप्ट करो तो प्लीज एक बार यस बोलें, तो आपका यस बोलना जरूरी है। फोन पे किया गया कॉन्ट्रैक्ट, पोस्ट पे किया कॉन्ट्रैक्ट, टेलीफोन पे किया गया कॉन्ट्रैक्ट, टेलेक्स पे किया गया कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल पे किया गया कॉन्ट्रैक्ट, उतना ही वैलिड है जितना कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा वैलिड। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है ना हमारा बुक के हिसाब से, आप देखिए तो इसका लास्ट टॉपिक है। आपने कहा था ऑफर कैन बी कंडीशनल, बोला था, तो स्पेशल कंडीशन का कम्युनिकेशन कैसे होता है? स्पेशल कंडीशन, जैसे ट्रेन की बैक साइड, ट्रेन की टिकट होती है ना, उसकी बैक साइड पे लिखा होता है, वैसे तो ट्रेन के अंदर भी बड़ा बड़ा लिखा होता है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, तो कम्युनिकेशन हो गया। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपने कोई टिकट खरीदी, टिकट के ऊपर टर्म कंडीशन लिखी है, आपने नहीं पढ़ी तो भी आपके ऊपर क्या बाइंडिंग है? कब? अगर आपको बताया गया कि इसके पीछे टर्म्स कंडीशन लिखी गई हैं, आप एफर्ट किए गए, लाइक ऊपर स्टार लगा दिया, टीएनसी अप्लाई लिख दिया, या लिखा सी बैक फॉर द टर्म्स कंडीशन, अगर कुछ भी लिखा और वैसे पीछे कंडीशन है तो वो बाइंडिंग नहीं है। आपकी अटेंशन को ध्यान में रखते हुए आपको बताने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। फिर आपने पढ़ा जब बिल्कुल छोटा सा लिखा है, बारीक सा, तो भी माना जाएगा। और वैसे हर जगह पे कंडीशन बड़ी छोटी सी लिखी जाती है, पढ़ी भी नहीं जाती, मान के चलो आप, है ना, बट लिखी जाती है तो आपके ऊपर एक्सेप्ट होगी। आप ट्रेन में गए, आपका सामान चोरी हो गया, आपकी ट्रेन की टिकट पे लिखा था कि पैसेंजर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या आप रेलवे को क्लेम कर सकते हो इसके लिए? यस और नो? और कुछ नहीं लिखा, कहीं पर नहीं लिखा, तो फिर कर सकते हो, यस। इवन पार्किंग की टिकट में भी लिखा होता है, पार्किंग के पैसे ले रहे हैं, फिर भी लिखा है गाड़ी की जिम्मेवारी आपकी है, समझ रहे हो? उसको पता उठ गई तो हम जिम्मेवार, जबकि वो ध्यान रखेगा, ऐसा नहीं कि वो ध्यान नहीं रखेगा, फिर भी वो सेफ होकर चलेगा ना। 10 रुपए की पार्किंग है, तुम्हारी 10 लाख की गाड़ी है, उसको 10 लाख रुपए मांग ली तुमने, आगे क्या करेगा वो? पहले बता देता है, उस पर लिखा होता है पर्ची पे कि अपनी गाड़ी का, इवन कई जगह पे तो ये भी लिखा होता है, गाड़ी तो चलो कोई नहीं उठाएगा, लेकिन लिख देता है गाड़ी के अंदर कीमती सामान ना रखें, वो कोई शीशा तोड़ के निकाल ले। और इंडिया में तो हो ही जाता है, कुछ भी हो जाता है। मेरे को याद है ये रास्ते में एक बार न्यूज पढ़ा था, अंबाला वाले KFC पे हरभजन सिंह रुका, अपना भज्जी 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 अंदर चिकन खा रहा था, कोई उसका बाहर से शीशा तोड़ के लैपटॉप निकाल के ले गया। डरते नहीं लोग। और KFC के बाहर कैमरा भी लगा ही होगा ऑब्वियसली, चोर भी शाती था, उसने कपड़ा ढक रखा था मुंह पे, ऐसे भी करके वो बाद में हाँ भाई तो भैया किसी की भी चोरी हो सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात। वो एक ऐसे क्रिकेटर से याद है, उसकी नहीं एक्सीडेंट हुआ था, किसका हुआ था एक्सीडेंट? ऋषभ पंत का। उसको एक बार में 2 बंदों ने बचा लिया, पहले एक बंदा उसका सामान उठा के भाग गया था, एक्सीडेंट हो गया, बंदा गिरा पड़ा, उसका सामान लेकर इतना सारा सामान, मोबाइल उठा लो, ये उठा लो, तो यू कांट से एनीथिंग ना, राइट। चलिए, तो बाइंडिंग होती है नॉर्मल वे में, बट एफर्ट होनी चाहिए उसको दिखाने के लिए। अगर एफर्ट है, चाहे आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, बाइंडिंग एफर्ट नहीं है तो फिर बाइंडिंग नहीं होगा, समझ रहे बात को? चलिए, अब लास्ट पॉइंट जो ऊपर पढ़ा था, माचिस से धमाका करते हैं, माचिस, है ना।
Acceptance is to offer is like a stick of lighted, lighted matchstick to a gun powder की ट्रेन. कह रहा है एक बार आपने गन पाउडर पे तीली मार दी, धमाका हो गया. वैसे ही ऑफर पे तीली एक्सेप्टेंस मार दी, धमाका हो गया. समझ रहे? कह रहा है ऑफर एक बार एक्सेप्ट हो गया तो आप मना नहीं करते, मगर एक्सेप्टेंस वाला मना करता है. कहानी समझो. मेरे हाथ में माचिस दिलाई, मैं तो धमाका कर दूंगा. आपको एक ही तरीका, पूछो क्या? आप ट्रेन को दूर ले जाओ. क्या ले जाओ? ट्रेन को. तो ऑफर एक्सेप्ट हो गया, धमाका होगा, पर एक्सेप्टेंस वाला तो दूर जा सकता है. आपको पता ना कि ऊपर बताया था एग्जांपल, आप ऑफर 14 तारीख को उसने चिट्ठी डाल दी, आप मना नहीं कर सकते, ऑफर कंप्लीट हो गया. बट वो तो 16 से पहले मना कर सकता है ना. तो उसी की बात हो रही है. कह रहे हैं आपका ऑफर एक बार एक्सेप्ट हो गया, धमाका होके रहेगा, बट एक्सेप्टेंस वाला पीछे बैकआउट करता है, आप बैकआउट नहीं कर सकते. आप ब्लास्ट से पहले ट्रेन को दूर ले जाओ, या ऑफर से पहले या एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर रिवोक कर दो. 14 तारीख से पहले मना कर सकता है, ऑफर भी रिवोक हो सकता है, मगर एक बार आपने हाँ बोल दी, सामने वाला रिवोक नहीं कर सकता. ठीक है, क्लियर? एक दो बार इसके पहले, अब आजकल इतना नहीं था, पहले ऐसा थ्योरी क्वेश्चन आता था, कमेंट ऑन द फॉलोइंग, ये लिख कर ना फिर मैं एग्जांपल के साथ करना होता था. अब तो बहुत टाइम से आया नहीं है. आप कोई एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो, वही 14-16 तारीख वाला कर देना कि 14 तारीख को, मैंने इसलिए बड़ा सिंपल थे, 10 तारीख को ऑफर दे देना, 12 तारीख की चिट्ठी पहुंचा देना, 14 तारीख की एक्सेप्टेंस करना, 16 की चिट्ठी पहुंचा देना. डेटे याद रखना. जो महीना चलो, जैसे जनवरी का महीना डाल देना, अगला जनवरी है ना, तो 10 जनवरी, 16 जनवरी, 14 जनवरी, 12 जनवरी ऐसे डाल देना. बाकी आपकी मर्जी है. चलिए, ये था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है बेटे? प्रोमिस होता है. चलो ठीक है. प्रोमिस में क्या जोड़ने पे एग्रीमेंट होता है? तो कंसेशन की बात करते हैं. बिल्कुल ठीक बात है. कंसेशन क्या होता है? थर्ड चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है, पता है आपको. इसमें 3 ही टॉपिक हैं. कंसेशन के रूल्स, मतलब पहले मीनिंग है, फिर रूल्स हैं, फिर वो एक्सेप्शन है, 2 प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले, राइट. समथिंग इन रिटर्न, इसका भी लैटिन शब्द है क्विड प्रो क्यो. क्यों नहीं होता भाई? क्यों होता है? क्यों? क्यों नहीं होता? क्यों होता है? राम ने श्याम को कहा गुड्स भेज दो, इतने चाहिए सामान, 50 लाख का, 50 किलो सामान चाहिए. राम ने कहा 2 लाख रुपए मिलेंगे, श्याम ने कहा 2 लाख रुपए मिलेंगे. ठीक है, दोनों कुछ मिल रहा है? मिल रहा है? नहीं मिल रहा? आप एजेंसी में गए, मान लो आप मारुति सुजुकी की एजेंसी मिले, आपने गाड़ी खरीदी, 10 लाख रुपए लग गए. अब एजेंसी को क्या मिला आपसे? 10 लाख रुपए. आपको क्या मिला? गाड़ी. तो क्या दोनों पार्टी कुछ मिला? नहीं मिला? तो समथिंग रिटर्न आ गया ना. आपको 10 लाख के बदले कुछ मिल गया, उनको गाड़ी के बदले कुछ मिल गया, तो दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ मिल गया. उसको बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन. जब एक देखो, एक पार्टी आपको कुछ दिया, आपको आपके दोस्त ने मोबाइल दे दिया गिफ्ट में, तो उसको कुछ मिला, हाँ बोल दो थैंक यू मिला उसको, है ना. वो कंसिडरेशन नहीं है ना उसकी. कंसिडरेशन का मतलब है दोनों पार्टी कुछ करेंगी या कुछ एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगे. डेफिनेशन देखो, सेक्शन 2 क्लोज डी, सेक्शन 2 क्लोज. When at the desire of promiser, the promisee or any other person has done something or abstained from doing something. कुछ कर चुका है या कुछ नेगेटिव याद है ना आपको, एंटी कॉम्पिटिंग वाला, पास्ट हो गया. does something or abstain from doing, कुछ कर रहा है, प्रेजेंट हो गया, और will do something और will abstain from doing, फ्यूचर भी हो गया. तो कंसिडरेशन पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की भी. 4 बातें इसमें पढ़नी है आपको. पहला है मीनिंग, पहला डूइंग समथिंग की आप ऑलरेडी पढ़ चुके, गुड्स और पैसे लो. एक होती है नॉट डूइंग समथिंग की. वही सेम एग्जांपल याद है आपको? मैं आपको 50 लाख दूंगा, आप कोर्ट में ना जाओ. मैं आपको 1 करोड़ पे दूंगा, हमारे एरिया में कॉम्पीट ना कीजिए, वो वाली. एब्स्टिनेंस मतलब एंटी वाले हो गए. थर्ड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, थर्ड 4 बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट. थर्ड क्या? कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. प्रोमिसर बताएगा कंसीडरेशन कैसे आएगी, कब आएगी. आपने गाड़ी खरीदी इंस्टॉलमेंट में, तो कंपनी बताएगी ना कब कब किस्तें भरनी है. आपने टीचर के पास ट्यूशन रखी, तो वो बताएगा ना पेमेंट किस तारीख को देनी है, कितनी देनी है और किस मोड में देनी है. पैसा देगा कौन, उसकी बात मैं बाद में करूंगा. दोगे किस हिसाब से? प्रोमिसर के हिसाब से. किसके हिसाब से? प्रोमिसर के. फोर्थ पॉइंट, आपकी फीस कौन देता है? आप खुद भी दे सकते हो, आपके पेरेंट्स भी देते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर भी दे सकते हैं, यू नो. तो मतलब सर मैं ये कहना चाहता हूं, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. प्रोमिसी खुद भी दे सकता है, प्रोमिसी के बिहाफ पर कोई और भी दे सकता है, यू नो. मिस्टर बी ने मिस्टर ए टीचर को अपने बच्चे की फीस दी, तो क्या बच्चा पढ़ने आया, टीचर क्या कहेगा, फीस तो तेरे पापा ने दी थी, पापा को भेज, उनको पढ़ाऊंगा. ऐसा नहीं होता ना. पापा ने बच्चे के बिहाफ पर दी ना, तो बच्चा पढ़ सकता है, राइट.
एंड द लास्ट कंसिडरेशन पास्ट की भी होती है, प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, इसका है ना एग्जांपल देख लो। ए ने 2 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए दिए, बिने गुड्स दे दिए, पास्ट। ए काउंटर पे सिर्फ दुकान पे था ना, आप 10 रुपए दिए और बिस्किट का पैकेट ले रहे हो, वो क्या है, प्रेजेंट। फ्यूचर, आपने ऑर्डर के पैसे दे दिए और ऑर्डर 10 दिन बाद मिलेगा, वो क्या है, फ्यूचर। या सामान उधार पे खरीद लिया आपने और पैसे आप 10 दिन बाद दोगे, वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर। या दोनों चीजें फ्यूचर में होंगी, आप एक बेकरी पे केक दे के आए, ऑर्डर 500 रुपए का केक, अब कल मिलेगा केक, 500 रुपए भी कल ही दोगे आप, तो दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में होगा। चलिए, मतलब ये वो परफॉर्मेंस है, ये प्रोमिस है जो दोनों एक दूसरे से करते हैं। रूल्स, पहला ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मिस्टर ए के गोडाउन में आग लगी, मिस्टर बी ने आके बचा दी, मिस्टर बी कहते हैं ए को कुछ पैसे दो, ए कहता क्यों, कह रहा मैंने आपके सामान को बचाया है। ए ने कहा था मैं पैसे दूंगा, ए ने कहा था मेरा सामान बचा, नहीं, आपने 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 तो आपको ना चैरिटी वाला काम करती, तो चैरिटी में तो कुछ मिलता ही नहीं भैया, दुआएं मिलेगी। बी कहेगा मुझे कुछ दो, ए कहता है दुआएं हैं ले जा, और क्या है ना। फिर बी कहता है नहीं मैंने बचाई है तुम्हारे सामान को, तुम्हारी लेबर की जान बचाई है। ए कहता तेरी फैक्ट्री में लगेगी मैं भी बचा दूंगा, है ना, ऐसा नहीं होता। ए ने कहा था भैया पैसे दूंगा मैं, इसके नहीं दूंगा, तो बात खत्म। मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसका बहुत बढ़िया केस लो है आगे का, चिन्ह वर्सेस रमैया, याद है आपको। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, जो पास्ट में हो चुकी है एग्जीक्यूटेड, जो फ्यूचर में होगी वो एग्जीक्यूटरी। नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंसीडरेशन होनी चाहिए, एडिक्वेट हो ऐसा जरूरी। मैंने 30 लाख की बिल्डिंग 10 लाख में बेच दी, मुझे पैसे की जरूरत थी, बाद में मुझे किसी ने कहा सस्ता बेच दिया, क्या मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं? हाँ, बस यहां पे ये चेक करने की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आपने गन पॉइंट पर 30 लाख की बिल्डिंग 10 में खरीद ली, फिर तो मैं आपके ऊपर केस करता नहीं करता। बट नॉर्मली मैंने अपनी कोई चीज सस्ती बेच दी, क्या मैं आपके ऊपर केस करता हूं कि ये सस्ती लेगा? भाई आपने बेची अपने होशोवास में, मैंने खरीदी बिना प्रेशर डाले आपके, तो क्या आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो? कोई मतलब ही नहीं है। होनी चाहिए, फ्री में नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए। कंसिडरेशन शुड बी देयर, नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। चलिए, 6 पॉइंट, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी अनलॉफुल, इमोरल और पॉजिटिव पब्लिक पॉलिसी। अब पॉजिटिव पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा 5 लाख रुपए दूंगा, नौकरी लगवा दे मेरी सरकारी। सरकारी नौकरी क्वालिफिकेशन पे, मेरिट पे लगती है, पैसे देकर लगाना गलत है, गैर कानूनी भी है, इमोरल भी है। आप देखो ऐसे लोग लगवाते भी हैं, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट का हक मार लेते हैं ना, समझ रहे बात को, तो ये गलत है, ये गलत है। अब इसमें आपको कोई गलत तो गलत है, लेकिन फंसेंगे ऐसे, मैंने 5 लाख रुपए दे दिया, आपने नौकरी नहीं लगवाई, क्या मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ? कैसे करूंगा? नहीं कर सकता। वो आपके साथ, आपको पकड़े ना पकड़े, मेरे को जरूर पकड़ लेंगे, है ना, राइट। 7वां, कंसेशन नीड टू बी रियल नॉट इल्यूजन, इल्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप मुझे 5 लाख रुपए दे रहे हो, आपकी तो रियल है 5 लाख, मैं क्या दे रहा हूं, खजाना ढूंढ के दे रहा हूं, भ्रम पैदा कर रहा हूं, है ना, किसी जीवित मृत व्यक्ति में जीवन डाल देंगे। और पता है लोग आजकल, लोग आज भी पागल बनते हैं। न्यूज आती है, मैं परसों अखबार में पढ़ा था, 4-5 दिन पहले ही, अभी लिटरली अभी पढ़ा है, पानीपत की न्यूज थी कोई, कि एक तांत्रिक खजाने के नाम पर इतने पैसे लूट कर ले गया कि तुम्हारी जमीन में खजाना है। भाई साहब उसने हवन कर दिया, वहां पे पैसे लेकर, कह रहा है खोदो इसको, वो 4 दिन से खोदे, अंदर कुछ नहीं मिला, है ना, ऐसे लोग करते हैं, राइट। एंड द लास्ट, वेरी लास्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट ए पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू इज नॉट ए कंसिडरेशन। विटनेस ने गवाही दे दी, गवाही देना उसकी ड्यूटी थी, गवाही दे के कहता निकालो भाई साहब पैसे, किस बात के, आप सरकारी ऑफिस में गए, आपका बिजली का बिल गलत आ रहा था, ठीक करने की ड्यूटी लगी उसकी, उसको सरकार पैसे देती है, ठीक करके कहता निकालो 500 रुपए, किस बात के? कह रहा है कंसिडरेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। मैं कहा वाह। फिर मैंने उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन का 8वां रूल बताया कि जो आपको लीगली परफॉर्म करना है उसके पैसे आप नहीं मांग सकते। क्लियर है बात, ये सब नो, ठीक है बात, चलिए डन। अब बात करते हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। क्या नॉर्मली जनरल बात करो, आप मुझे बताओ, क्या बिना कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? द जनरल रूल इज दैट देयर इज नो कंसिडरेशन, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ बड़ी अच्छी एक्सेप्शन है, जहां पर बिना कंसिडरेशन के भी मैं एग्रीमेंट को वैलिड मान लूंगा। पहला, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ, पिता पुत्र, भाई बहन आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, और इंडिया में तो खासकर करते हैं। कुछ कंट्रीज में ट्रेंड है कि बच्चे बड़े होते भगा देते हैं, चलो जा खुद कमाओ खाओ।
इंडिया में तो माँ बाप जनरली प्रॉपर्टी देते ही देते हैं, और हस्बैंड वाइफ भी, भाई बहन भी आपस में करते हैं ट्रांजेक्शन। वो लोग पता है झगड़े भी प्रॉपर्टी को लेकर होते हैं, अब इतने केस होते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि एक आदमी ने अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी कर दी, वाइफ ने हस्बैंड के नाम या अपने बेटे के नाम कर दी, ऑब्वियसली फ्री में की, पैसे तो लिए नहीं, क्या वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, 4 कंडीशन के साथ। कितनी कंडीशन के साथ? लव एंड अफेक्शन में होनी चाहिए, मतलब डिवोर्स का केस, तलाक का केस नहीं होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेकंड, दोनों पार्टी रिलेशन में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? रिलेशन में। थर्ड, नेचुरल लव एंड अफेक्शन कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, किस होना चाहिए? ओरल नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ, वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे आप अपने मकान की रजिस्ट्री कराते हो, एग्रीमेंट, देखो हम बोलते हैं मकान की रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री नहीं होती, मकान की जो सेल डीड होती है उसकी रजिस्ट्री होती है। रजिस्टर्ड दुनिया में सिर्फ डॉक्यूमेंट होता है, मकान थोड़ी रजिस्टर्ड होता है। बोल देते हैं हम कि मकान की रजिस्ट्री, वो डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर्ड होता है, तो गिफ्ट डीड का डॉक्यूमेंट भी होता है, वो भी क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड। बात खत्म, क्लियर है बात? सेकंड, कंप्लीटेड गिफ्ट। आपने अपने दोस्त को बर्थडे पे गिफ्ट दिया, उसने बोला थैंक यू, आपने कहा नहीं कुछ दे, रिटर्न गिफ्ट दे, जरूरी है? गिफ्ट का मतलब ही क्या? जिसमें कुछ नहीं मिलना है ना, तो नहीं, वो वैलिड है, वो क्या है? वैलिड। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी, इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है, केस स्टडी आती है, ध्यान रखना इसके ऊपर। पेमेंट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। एक आदमी ने आपके लिए पास्ट में कुछ किया था, उस समय आप कैपेबल नहीं थे, आज जब आपका पैसा आ गया, आपको उसका एहसान भी याद है, आज आप उसको कुछ देना चाहते हो, वो तो कुछ नहीं दे रहा आपको, बट वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। कंडीशन क्या? 4 कंडीशन। पहला, सर्विस उसने अपनी इच्छा दी थी, वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, सर्विस आपको ही दी थी, प्रोमिसर को। थर्ड, आप वहां पर प्रेजेंट थे, आपको पता है उसने सर्विस दी थी। और फोर्थ, आज आप उसको कंपनसेट करना चाहते हो, आज आप उसका कर्ज चुकाना चाहते हो, एहसान चुकाना चाहते हो, ठीक है बात? तो आप चुका सकते हो। फोर्थ, चैरिटी। चैरिटी क्या होती है बच्चों? चैरिटी वॉलंटरी सर्विस, सोसाइटी के लिए कुछ करना। लॉकडाउन में अपने लंगर लगा दिया, कई लोग फेस्टिवल वैसे लंगर लगा देते हैं, गरीबों में राशन बांट देते हैं, ये सारी चीजें है ना, ये चैरिटी है। बदले में कुछ नहीं लेते आप, बिल्कुल नहीं लेते, ले भी नहीं सकते, बट ये वैलिड माना जाएगा। पांचवा, एजेंसी। क्या? आपको किसी को एजेंट अपॉइंट करना है तो उसके लिए कंसेशन नहीं चाहिए। यहां पर मैं आपको डिफरेंशिएट पहले भी कर चुका हूं, दोबारा कर देता हूं। एजेंसी वाला जो एजेंट है वो फ्री में काम नहीं करेगा, वो बाद में पैसे लेगा ना, हर महीने की, या जैसे भी होगा, बट अपॉइंट करने के पैसे थोड़ी लेगा वो। मैंने कहा तू मेरा एजेंट, इसके पैसे मांगोगा नहीं ना, तो एजेंसी क्रिएट की जाती है। एजेंसी इकलौता एग्रीमेंट है जहां पे हम कहते हैं कि तू मेरा एजेंट है, और वहां पर हम उसको कंसेशन बदले में नहीं देते, वैलिड माना जाएगा। बेलमेंट याद है बच्चों? बेलमेंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है। देखो जिनको नहीं याद, आज याद कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो टॉपिक मैं आज करा रहा हूं आपको घर जाके अच्छे से पढ़ना है इसको। पहले नोटबुक से पढ़ना है, फिर बुक से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन तक जाना है, क्वेश्चन तक जाना है, जी हाँ, क्वेश्चन तक जाना है, ठीक है? बेलमेंट होता है जब हम किसी को कोई सामान देते हैं, मूवेबल, कौन सा, और एक पर्पस के देते हैं, और वो पर्पस कंप्लीट होने के बाद सामान वापस मिल जाता है। अब बेलमेंट फ्री वाला भी होता है, पैसे वाला भी होता है, ग्रेशियस भी होता है, नॉन ग्रेशियस भी होता है। ग्रेशियस मतलब गिफ्ट की तरह, टीचर ने बच्चे को बुक दी 15 दिन के लिए, बच्चे ने वापस दे दी। बच्चे ने लाइब्रेरी से बुक दी, 15 रुपए किराया लग गया, वो नॉन ग्रेशियस हो गया। दोनों में ही एक कंडीशन क्या है, देखो बिना पैसे वाले तो बात ही नहीं कर रहा मैं, एक्सेप्शन पढ़ो ना। आपने अपने स्कूल से महीने के लिए बुक ले ली लाइब्रेरी से, स्कूल ने कुछ नहीं लिया आपसे पैसे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है? नहीं, ये वैलिड माना जाएगा, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट में सामान आपको नहीं मिला, सामान एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको मिला है, आपको बड़े ध्यान से उस सामान को रखना है, और आपका पर्पस कंप्लीट होने के बाद वो सामान आपको उसी हालात में जिसमें वो था वापस देना पड़ेगा। आपको किसी ने बाइक दे दी, आपके दोस्त ने, आपको ये जाना था, बाइक पंचर हो गया, पंचर करके वापस दोगे उसको, या ठीक करा के दोगे? ठीक करा के दोगे, जैसे हालात में थी वैसे दिया जाएगा। 7th, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट। ऊपर से टाइम बार याद है? डेट का टाइम पीरियड क्या होता है? 3 साल। 3 साल बीत गए, मैंने मिस्टर राम से पैसे लेने, मैं ले नहीं सकता, केस नहीं करता, मगर मिस्टर राम की अंतरात्मा जाग गई, वो मेरे पैसे देना चाहता है आज, मैं नहीं ले सकता ना, मैं उनको कुछ दे रहा हूं आज, वो मेरे को देना चाहते हैं पैसे, तो मैं क्या उनसे ले सकता हूं? यस, मैं ले सकता हूं। आज की डेट में उनको बदले में कुछ नहीं भी दे रहा तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि वो टाइम बार्ड है, क्योंकि मैं पहले उनको कुछ ना कुछ सर्विस दे चुका। क्लियर है बात? चलिए, 3rd चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, क्या नाम है इसका, पढ़ेंगे एक बार बच्चों? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है ओनली द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है वो स्यू नहीं करती। ऑब्वियस बात है, राम और श्याम का कॉन्ट्रैक्ट है, राम और श्याम का, क्या सोहन केस कर सकता किसी पे? सोहन पार्टी नहीं है, सोहन कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी में नहीं आता, नहीं कर सकता, मगर इसकी 3 एक्सेप्शन है, कितनी है? 3। पहला, इन केस ऑफ ट्रस्ट,
देखो ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट ऑथर जो ट्रस्ट लिखता है और ट्रस्टी जो सामान को संभालेगा या बच्चे को संभालेगा या बच्चे की प्रॉपर्टी को संभालेगा या किसी की प्रॉपर्टी को संभालेगा, जिसकी प्रॉपर्टी जो होता है बेनिफिशियरी क्या होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट बना है ट्रस्टी और ट्रस्ट ऑथर के बीच में, क्या बेनिफिशियरी केस कर सकता है? कर सकता है, प्रॉपर्टी तो उसी की है ना। अगर दोनों पार्टी में से कोई गड़बड़ करेगी तो कौन केस कर सकता है? बेनिफिशियरी। फैमिली सेटलमेंट में राम और श्याम दो भाई हैं, फैमिली सेटलमेंट होगी, प्रॉपर्टी का झगड़ा, प्रॉपर्टी कल को डिस्प्यूट होगा, जो जो एग्रीमेंट किया था उसके हिसाब से प्रॉपर्टी बटी नहीं, क्या राम की वाइफ और बच्चे केस कर सकते हैं? यस, वो भी बेनिफिशियरी है ना भाई, मिलनी तो उन्हीं को थी ना, चाहे कॉन्ट्रैक्ट राम और श्याम का था, जिस जो फैमिली का मेंबर है, कोई भी फैमिली मेंबर इसके ऊपर केस कर सकता है। एंड ऐसे ही असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपके घर पे आपके पिताजी ने आपके नाम पर बाइक खरीद ली, पेमेंट पिताजी ने करी, उनके नाम पे ये मान लो, चलाते आप हो, राइट। बाइक में दिक्कत आ गई, क्या आप एजेंसी जाके कंप्लेन लिखवा सकते हो? लिखवा सकते, या वो बोलेंगे पहले उन्हीं को बुलाओ? नहीं ना। आप घर पे वाईफाई खराब होता कंप्लेन लिखवाते हो ना, वो क्या बोलते जिसके नाम पे उसको बुलाओ? नहीं ना। ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि आपको ना, आप असाइन ही हो, काम तो आपके लिए हो ना। बाइक लाया कोई और, लाया किसके लिए? आपके लिए। समझ रहे बात को? पेरेंट्स ने टीचर को अपॉइंट किया, मेरे बच्चे को बढ़ा दो, बच्चे ने नहीं पढ़ा, टीचर नहीं है, तो बच्चा टीचर को फोन करेगा, तो बच्चा टीचर क्या कहेगा? अपने पापा से फोन करा? नहीं ना। असाइनी कौन है? तीनों का एक ही क्रक्स है, जिसके काम के लिए, जिसके फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट की मेन पार्टी ना होते हुए भी केस कर सकता है। तीनों में एक ही बात है, ट्रस्ट में बेनिफिशियरी, फैमिली सेटलमेंट में एनी फैमिली मेंबर बिकॉज वो बेनिफिशियरी है, और असाइनमेंट में असाइन, ये तीनों केस कर सकते हैं। ऐसे एजेंट वाला आप देख सकते हो, तीन मेन थे वैसे। एजेंट में, एजेंट कौन है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। एजेंट ने काम गलत कर दिया, एजेंट पैसे लेके भाग गया, सामान नहीं दिया, तो एजेंट पे तो केस कर सकता हूं मैं, क्या मैं प्रिंसिपल पे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अब आपको मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट से हुआ है, मगर एजेंट के पीछे कौन है? प्रिंसिपल है ना। प्रिंसिपल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है एजेंट, तो मैं एजेंट पे केस कर सकता हूं और प्रिंसिपल पे भी केस कर सकता हूं। कॉमनेंट्स ऑफ लैंड कराया था मैंने? नहीं कराया था, ठीक है। तो क्रक्स क्या है? ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू इफ ही और शी इज एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ बेनिफिशियरी, या फिर फॉर हिज और हर बेनिफिट द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो केस कर सकता है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? बेसिक बात पढ़ी, ऑफर पढ़ा, एक्सेप्टेंस पढ़ा और कंसीडरेशन। अब क्या आएगा? अच्छा हाँ, पहले केस लो करते हैं, 4-5 केस लो इंपॉर्टेंट। पहला भैया बोल्फर वर्सेस बोल्फर, लिखा है आप लोगों ने? जिसने नहीं लिखा मैं फाइल शेयर कर दूंगा, देख लेना, कोई समस्या नहीं है। पहला, हस्बैंड अब्रॉड चला गया, हस्बैंड वाइफ को प्रॉमिस करके गया मैं मंथली अलाउंसेस पे करूंगा, हस्बैंड बाद में फेल्स टू पे, देना बंद कर दिया उसने, वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट केस कर दिया कोर्ट में, कोर्ट ने केस रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट ने कहा ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आता, लीगल कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आता। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट केस में नहीं होते, वो फैमिली कोर्ट में जाइए आप, आपको लगता है वहां देखा जाएगा, यहां कवर नहीं होगा। सेकंड, अभी आपको याद है ऊपर मैंने बताया था, आपको एक एग्जांपल दिया था, अखबार में ऐड दे दिया आपने, या कम्युनिकेशन पे दूंगा मैं, कम्युनिकेशन जरूरी है। लालवन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, लालवन शुक्ला वर्सेस, समझना, गौरीदत्त, जी जी मालिक है, लाल दत्त उसका नौकर है, तो जी और एल बोलेंगे, जी मालिक, एल सर्वेंट। जी का ना भतीजा गुम हो गया, कौन हो गया गुम? भतीजा। तो जी ने अपने नौकर को भेजा भाई ढूंढा, अब नौकर ना थोड़ी देर तक आया नहीं, तो जी ने अनाउंस कर दिया जो भी नौकर, जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ गया उसको इनाम दूंगा। अब नौकर ही ढूंढ के आ गया भतीजा लास्ट में, ऑब्वियसली ढूंढा, अच्छी बात है, अच्छा नौकर था। अब वो कहता है गौरीदत्त को भैया इनाम दो मुझे। गौरीदत्त कहता है कि मैंने भैया तेरे को ऑफर थोड़ी दिया था, मैंने तेरे को ऑफर दिया था, मैंने कहा था गौरीदत्त को, मैंने लालमन को तो नहीं कहा था, मैंने अपने नौकर को तो नहीं कहा था। कहता मैंने तेरे को कब कहा था कि तू ढूंढ के ला? उसने कहा जनरल ऑफर है, उसने कहा जनरल ऑफर है बट तेरे लिए नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि तू तो उस काम पे पहले लग गया था, मैंने तेरे को कहा तू ढूंढ के ला, तू एक्सेप्ट कर लिया और चला गया, ऑफर तो मैंने बाद में दिया है। क्या इस केस में एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले हो सकती है? समझ रहे बात को? मैंने ऑफर बाद में दिया ना, आप तो उसको पहले एक्सेप्ट कर चुके हो, क्या एक्सेप्टेंस प्रोसीड कर सकती है ऑफर को? नहीं, एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रोसीड द ऑफर। तो उसने इनाम देने से मना कर दिया और कोर्ट में केस को तो इनाम नहीं दिया गया उसको। यार मैंने एक बंदे को, अपने बंदे को लगा दिया ड्यूटी पे, मैंने अपने स्टाफ को कहा संडे को आ जाना, उसने कहा आ जाऊंगा। फिर मैंने दूसरे स्टाफ को ऑफर दिया, मैं कहा यार जो संडे को आएगा ना उसको प्राइस दूंगा,
एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। अब बाकी 2 बंदे आगे उनको तो मैं दूंगा, क्या पहले वाले को दूंगा? नहीं, वो तो पहले यहां कर चुका था फ्री में। तो आपकी एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं हो सकती, याद रखना। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रोसीड द ऑफर। आपने फ्री में कुछ चीज एक्सेप्ट कर ली, बाद में उसके पैसे, चाहे वो बाद में बाकी सारे शेयर को पैसे दे, आपको तो नहीं देगा, वो ध्यान रखना है ना। अब इस केस में कुछ लोगों को लगता है यार बेचारे गलती कहते तो ढूंढ के लाया, लेकिन भैया कॉन्ट्रैक्ट देखो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कानून तो अंधा है ना। कानून तो सर्कमस्टांस दिखेगा। सर्कमस्टांस ये है कि वो पहले ढूंढने जा चुका था, ऑफर बाद में आया था, तो ऑफर आपके लिए नहीं था। क्लियर है बात? यस और नो? थर्ड, जनरल ऑफर। हाँ भाई, जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी। यह है कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स। यू नो, एक कंपनी स्मोक बॉल्स बनाती थी। स्मोक बॉल्स क्या होती है, सुनिए कभी? स्मोक काइंड ऑफ स्मोक बॉल्स ही बता तुम्हें क्या होती है, बताओ। हाँ जी, कह रहे पी नहीं कभी। हद है यार। यार लोग यूज करते हैं स्मोक बॉल्स को। स्मोक बॉल स्मोक के लिए प्रयोग की जाती है बेसिकली। इंडिया में कम ट्रेंड है, बाहर लोग यूज करते हैं इसका। हमारे यहाँ पे तो सिगरेट और हुक्का का प्रयोग कर लेते हैं ना, काइंड ऑफ। तो एक कंपनी स्मोक बॉल बेचती थी, उस पर लिखा होता अगर हमारी स्मोक बॉल से किसी को इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी होगी, तो हम इनाम देंगे। तो मिस्टर कार्ली ने, वैसे मिस्टर लिख दिया, मिस कार्ली थी वैसे यहाँ पे, उसने ना कंज्यूम की, उसको ना एलर्जी होगी, उसने कंपनी में केस कर दिया, भाई आप इनाम दो, ऑब्वियसली एलर्जी होगी। तो कंपनी ने कोर्ट में कहा कि हमने तुम्हें कब ऑफर दिया, हमने कहा था कि तुम करोगी। तो कोर्ट ने कहा भाई साहब आपने लिख दिया ऊपर जनरल ऑफर है ना, तो कोई भी कंज्यूम करेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बात खत्म। यहीं से लाइन निकली कि जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक आदमी ने नवरत्न का पाउडर यूज किया, उसको एलर्जी होगी, उसने केस कर दिया। तो नवरत्न कहते हैं हमने तो खुद कहा था कि एलर्जी होगी तो देंगे, ऑब्वियसली देना पड़ेगा, जनरल ऑफर है। अगर आपकी किसी प्रोडक्ट से किसी को एलर्जी होगी तो आपको तो कंपनसेशन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? इट्स अ जनरल ऑफर एंड जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। तो कोई केस आ जाए ना, इसके ऊपर ये डाल देना, केस लो, नाम याद रखना। चलिए फोर्थ को बाद में लेता हूं, पहले फिफ्थ देखते हैं। चुनैया वर्सेस रमैया। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिस एनी अदर पर्सन। एक मदर ने अपनी डॉटर के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विद ए कंडीशन कि वो जो है अपने अंकल को, मतलब अपने मामा जी को, मतलब मेरे भाई को ये हर महीने खर्चा देगी। अब बेटे ने कुछ महीने तो अपनी ड्यूटी निभाई, बाद में उसने पैसे देने बंद कर दिए, तो मामा ने केस कर दिया, राइट। तो बेटी कहती है कि मुझे मामा से क्या मिला, मेरे को तो कंसिडरेशन आई नहीं। तो कोर्ट ने कहा जो प्रॉपर्टी आपको आपकी मदर से मिली है वो इंडायरेक्टली मामा से मिली है, क्योंकि आपको बताया गया कि कंसेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो मामा के बिहाफ पर प्रॉपर्टी कहां से आई है? मम्मी की तरफ से। और दूसरा आपको याद हो, बेनिफिशियरी टू कंसिडरेशन और बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो स्यू। पैसे तो मामा को ही मिल रहे थे, तो मामा केस कर सकता है, कर सकता है। और भांजी को देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं कहते मामा से कुछ नहीं आया, मामा की तरफ से कहां से आया? मां से आया। क्लियर बात? तो ये भी हो सकता है। चलिए फोर्थ है, एक पॉइंट हल्का सा बता रखे, कोर्ट केस में 2 पार्टी होती है, एक होती है प्लेंटिफ जो केस फाइल करता है, एक डिफेंडेंट जो केस को डिफेंड करता है। बट जिसके ऊपर केस किया, राम ने श्याम पे केस किया, तो डिफेंड कौन करेगा? ऑब्वियसली श्याम करेगा। श्याम कौन है? डिफेंडेंट, राइट। देखिए फोर्थ केस है कंसेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। देखिए इसको, इसमें क्या हुआ, एक कलेक्टर ने पी से मार्केट कंस्ट्रक्ट करवाई। क्या करवाई? मार्केट कंस्ट्रक्ट कराई। और शॉपकीपर्स थे, शॉपकीपर्स ने कहा ये जो कॉन्ट्रैक्टर है मार्केट बना रहा है, हम इसको ना बाद में कमीशन देंगे। क्या देंगे? कमीशन, राइट। उसको कह दिया उन्होंने सी को कि हम कमीशन दे देंगे, बाद में कमीशन देने से मना कर दिया। तो पी ने, जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कोर्ट में केस कर दिया कि ये मुझे कमीशन नहीं दे रहे। अब कोर्ट किसके फेवर में फैसला देगा? सोचो, आपके मोहल्ले का डीसी, डिप्टी कलेक्टर मान लो, डीसी आपसे दुकानदार की दुकानें बनवा दे कम पैसे में, और बोले कि दुकानदार बाद में कमीशन दे देंगे, और दुकानदार ने डीसी को बोला हम दे देंगे, पहली बात तो ठीक है, और दुकानदार आपको पैसे ना दे, क्या आप उसके ऊपर केस कर सकते हो? यस और नो? यहां पर कुछ बच्चों को लगता है बेनिफिशियरी है, यहां पर कोर्ट ने कहा नहीं दे सकते। कोर्ट कहता है कंसेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो क्या प्रोमिसर ने कॉन्ट्रैक्टर को कहा था मैं दूंगा पैसे आपको? कहा था क्या? मैं दुकानदार हूं, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, डीसी ने आपको बोल दिया कि पैसे देंगे, मैंने बोला आपको पैसे दूंगा? मैंने बोला क्या? जो चीज मैंने प्रॉमिस नहीं की, क्या वो बिना बोले मूव कर जाएगी? तो यहां पर कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट फैसला दे दिया कि आपको पैसे
नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पर ना एक चीज करना, एक जब भी कोई केस पढ़ते हो, इवन कंप्यूटर में पढ़ते हो आप, कई बार आपको लगता है कि गलत है, बट वो उसका डिसीजन है, उसकी इंटरप्रिटेशन है ना। कोर्ट में एक ही फैसले पर अलग अलग कोर्ट अलग अलग फैसला दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन कुछ लोगों को तो जब हम कंपनी तक पढ़ाते हैं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन भी खराब लगता है कि उसने धोखा किया, आधे लोगों को तो ये लगता है, बट धोखा किया तो किया, कोर्ट को नहीं लगा कि धोखा किया। जजमेंट में भी केस लोग रेफरेंस तभी तो लेते हैं। आपके ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, आप ऐसे क्वेश्चन आ गया, आपने प्रूव कर सकते हो कि उसको दुकानदार को देना पड़ेगा, आप लिख दो कि कॉन्ट्रैक्टर बेनिफिशियरी है, प्रूव कर दो। आपको लगता है उसके फेवर में देना, आप ये वाला केस डाल दो। आप भी तो इंटरप्रिटेशन अलग अलग कर सकते हो ना, एक कानून को समझने के हर व्यक्ति के तरीके अलग है। तो जहां पर केस लॉ आए थे वहां पे हम ज्यादा सोचते नहीं है, केस लॉ का एक बना बनाया रटा रटा कंसेप्ट आ गया कि ऐसे करना है तो करना है। क्या पता चिन्नैया और रमैया में कोर्ट भांजी के फेवर में दे देता फैसला, फिर फैसला कुछ और होता आज। समझ रहे बात को? तो इंटरप्रिटेशन आपकी और सामने वाले की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, आपको जो केस लॉ पढ़ाए जा रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना, इन्हीं को डाल के रेफरेंस दे देना। क्लियर हो रही बात? आप इसके अगेंस्ट दोगे तो प्रूफ भी करना पड़ेगा और शायद नंबर भी कट सकते हैं आपके, क्योंकि आगे पीछे आपका इंटरप्रिटेशन, देखो मैं कह रहा हूं इंटरप्रिटेशन झूठी के आंसर यस में होना चाहिए, गलत होगा तो शायद नंबर मिल जाए, बट आप केस लॉ के विपरीत जाओगे तो फिर पूरे नंबर कट सकते हैं। क्लियर बात? क्योंकि जिस चीज, देखो अगर एक चीज का आंसर ए ऑलरेडी बता रखा है, वैसे बी भी हो सकता है, तो आप ए भी कुछ भी दे सकते हो, बट बोल रखे कि ए ही आएगा, फिर क्यों आप बी दे रहे हो? समझ रहे हो बात को? चलिए, ये देखो ये केस लॉ सारे बुक के अंदर दे रखे हैं। जो पहला बताया मैंने वो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव वाला है, दूसरा चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला। क्या हुआ? नहीं है? फिर अच्छा, उससे क्वेश्चन पूछना है आपने, बता दो क्या पूछे थे, ब्रेक कब होगा ऐसा? अगला कार्बोरिक स्मोक वाला, लालमन शुक्ला वाला और बोल्फर वर्सेस बोल्फर, सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही है। इनफैक्ट मैंने उल्टे कराए अगर आपने देखा हो ना। चले, क्लियर है यहां तक? देंगे देंगे सब देंगे। चलिए, सेक्शन 10 के कुछ अदर एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। पहले पार्ट में मैं सारे नहीं कराऊंगा, डोंट वरी, सेकंड पार्ट में कुछ कराऊंगा, पहले मैं शुरू कर लूं बस। पहला कंपिटेंसी है, दूसरा फ्री कंसेंट है, तीसरा लॉफुल के ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूशन है, और चौथा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड है। तो पहले मैं छोटे छोटे कराता हूं। जैसे मैं फ्री कंसेंट को सेकंड पार्ट में उठाऊंगा क्योंकि वो बड़ा है, मैं कैपेसिटी उठा लेता हूं, लॉफुल ऑब्जेक्ट उठा लेता हूं, एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड उठा लेता हूं। ठीक है, फिर आपको सुंदर सा ब्रेक देके नेक्स्ट पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला कह रहा कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? पार्टी शुड बी कैपेबल इनफ, कंपिटेंट इनफ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको क्या मतलब हुआ? 3 कंपिटेंसी हमारे यहां बताई गई हैं। एक तो आप मेजर होने चाहिए, सेकंड साउंड होना चाहिए, और तीसरा किसी और लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? ये माइनर मेजर क्या होता है? 18 साल और उससे ज्यादा व्यक्ति, एज का व्यक्ति हमारे इंडिया में मेजर माना जाता है, अदरवाइज वो क्या माना जाता है? माइनर। और माइनर कैपेबल नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। इवन मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल ही गलत रहा हूं, एग्रीमेंट में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। पहला पॉइंट, ए कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब एग्रीमेंट ही इनवैलिड है, एग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो है। जैसे माइनर ने लोन ले लिया मान लो ब्याज पर, और वो लोन ना चुका है, तो दूसरा पार्टी उस पर केस नहीं कर सकती। पूछो क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है? वॉइड। एग्रीमेंट ही क्या है? वॉइड। सेकंड, इसका एक और एग्जांपल है, मिस्टर ने प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन ले लिया जो कि माइनर है। अब नॉर्मली क्या होता है, आप गिरवी रख के प्रॉपर्टी लोगे, कोई लोन नहीं चुकाओगे, तो वो बंदा आपकी प्रॉपर्टी बेच सकता है। यहां पर वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बेचता, क्योंकि आप कौन हो? देखो, माइनर के पास सिर्फ एक ही अच्छा सा बहाना है, मैं तो माइनर हूं, मैं तो माइनर हूं। उधर आगे छोटे छोटे बच्चे, मैं बैठा था किसी घर, वो उसके पापा उसको डांट रहे, आप छोटे बच्चे को डांटोगे? बाप, छोटा सा बच्चा अपने पापा को धमका रहा है इनडायरेक्टली, कह रहा मेरे को डांटोगे, इतने छोटे बच्चे को डांटोगे, है ना? पहले पुलिस को फोन कर दे, है ना? वो एक जोक नहीं आया था, मैंने बताया हुआ क्लास में, एक बच्चे ने पुलिस को बुला लिया। अब आधा घंटा पुलिस उसको समझाती रही कि बेटे अगर मम्मी ठंड में नहला रही है तो उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। कह रहा ठंड में मैं नहाऊंगा नहीं, मेरी मम्मी मेरे पर टॉर्चर करिए, इनको पकड़ के ले जाओ। क्या समझाए उसको? भाई ये केस ही नहीं है ना? तो ऐसे भी कर लेते हैं आजकल के बच्चे। पुराने टाइम में तो 2 चपेट मारती थी मम्मी, बच्चा 2 बार नहा लेता था, है ना? चलिए, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप माइनर थे, बाद में मेजर हो गए, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को करेक्ट करना चाहते हो, रेटिफाई करना चाहते हो, क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखो, वॉइड एब इनिशियो हमेशा वॉइड है, वो बाद में वैलिड नहीं हो सकता। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, यस बेनिफिशियरी बन सकता है,
माइनर खुद भी कुछ करता है ना, आप माइनर की भी देखो, माँ बाप बच्चों के नाम पे एफडी खोल देते हैं, यू नो, बेनिफिशियरी बना देते हैं, ट्रस्ट खोल देते हैं, तो माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ए ने बी को चेक दिया, ए माइनर है बी मेजर है, चेक बाउंस हो गया, क्या मेजर माइनर पे केस करता है? नहीं। मेजर ने माइनर को चेक दिया और चेक बाउंस हो गया, क्या माइनर मेजर पे केस करता है? कर सकता है, कर सकता है। वो अलग बात है, यहां पे कुछ कंसेप्ट आता है कि माइनर खुद नहीं केस करता, उसको किसी गार्डियन की हेल्प मिलती है, उसको नेक्स्ट फ्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट फ्रेंड। इवन सेक्शन 30 कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप का कि माइनर नॉर्मली पार्टनर नहीं बन सकता, मगर माइनर कैन बी बेनिफिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। माइनर कैन ओनली स्प्लिट द, भाई दुनिया में एक रूल है एस्टोपल। एस्टोपल क्या होता है? आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है, कंपनी में पढ़ा है, एक बार आपने पब्लिकली कुछ बोल दिया या पब्लिकली रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप बाद में उससे मुकर, माइनर मुकर सकता है, माइनर मुकर जाएगा, मैंने तो कहा ही था। तो माइनर के ऊपर कोई एस्टोपल नहीं लगता। हाँ, माइनर की एक ही लाइबिलिटी है जो आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ेंगे, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी, नेसेसिटी नहीं नेसेसरीज, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन। और वो भी अगर उसका प्रॉपर्टी है तो माइनर अपनी एस्टेट, अपनी प्रॉपर्टी के लिए लाइबल रहेगा, माइनर की प्रॉपर्टी लाइबल रहेगी, माइनर खुद लाइबल रहेगा, और लाइबिलिटी सिर्फ उतनी जितनी उसकी प्रॉपर्टी है। मान लो आपने माइनर को 1 लाख रुपए की हेल्प कर दी नेसेसरी में, और माइनर के पास 40,000 रुपया, तो कितने ले सकते हो? क्या माइनर के पेरेंट्स को पकड़ सकते हो? नहीं। अगला भाई, गार्डियन और पेरेंट्स। हाँ, माइनर के गार्डियन माइनर के बिहाफ पे खुद एग्रीमेंट करते हैं, जैसे आपके माँ बाप स्कूल में आपका एडमिशन कराते हैं, वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। राइट। नो इंसॉल्वेंसी, जो व्यक्ति कभी उधार के लिए लायबल नहीं है वो इंसॉल्वेंट हो सकता है। इंसॉल्वेंट कौन होता है? विच इज नॉट कैपेबल टू पे इट्स डेट्स, माइनर को डेट्स देनी नहीं है, तो माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। माइनर के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस याद है? परफॉर्मेंस के टॉपिक में बता दूंगा अगर याद नहीं है तो। कई बार आदमी कहता है सामने वाला, मुझे ना आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। क्या चाहिए? माइनर को नहीं कह सकते आप ऐसे, याद रखना। पार्टनरशिप माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं। माइनर क्या बनेगा? बेनिफिशियरी। ये बात मैं पार्टनरशिप में भी पढ़वाऊंगा। माइनर एजेंट बन सकता है? यस, माइनर एजेंट बन सकता है। माइनर प्रिंसिपल को लाइबल करेगा, खुद लाइबल नहीं होगा। तो मतलब अगर आप माइनर को एजेंट बना रहे हो तो फिर आप ही वो हो, क्या हो? वो क्या होता है? कम समझदार हो। क्या हो? माइनर अपने किए गए कार्य के लिए अपने गार्डियन को, पेरेंट्स को लायबल नहीं करता, इवन नेसेसरी के लिए भी नहीं करता। नेसेसरी में एक ही जगह से पैसे मिल सकते हैं, कहां से? माइनर की प्रॉपर्टी से। नहीं है तो फिर भूल जाओ, नहीं है तो फिर आप ये सोचो कि आपने एक गरीब आदमी की मदद कर दी, बस दुआएं ले लो उससे। माइनर दुआएं भी देगा, अलग बात है। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड मेजर। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर और मेजर दोनों ने कर दिया, फिर क्या करोगे आप मेजर पे केस करते हो, माइनर पे केस। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी का शोरूम है XYZ, मिस्टर ए मेजर, मिस्टर बी माइनर, दोनों मिलके गए। मान लो एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, मान लो एक 19 साल का एक 17 साल का, दोनों भाई मिलके गाड़ी लेके आ गए, लोन पे, किस्तों पे, और बाद में पेमेंट नहीं करी। अब बड़े भाई पे केस होता है या छोटे भाई पे या दोनों पे? बड़े पे भी। बड़े यहाँ पे मतलब नहीं कि बड़े पे, बड़े का मतलब मेजर। मानो 2 भाई हैं, बड़े छोटे, तो दोनों ही माइनर है, फिर दोनों पे नहीं होता। मेजर पे केस होता है, माइनर पे 13। माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, जनरल रूल तो है नहीं बन सकता, बिकॉज शेयर होल्डिंग के लिए भी एग्रीमेंट करना पड़ता है, माइनर नहीं कर सकता। माइनर के पेरेंट्स उसके बिहाफ पे शेयर खरीद, जैसे आप बैंक में FD करा सकते हो अपने बच्चों के नाम पे, वैसे। एंड श्योरिटी फॉर माइनर, माइनर की गारंटी दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। उस केस में गारंटर लायबल रहेगा। कौन लेगा? हमारे यहाँ ना लॉ में गारंटर नहीं बोलते, बोलते हैं श्योरिटी। क्या बोलते हैं? जैसे एक माइनर ने बाइक खरीदी और उसके बड़े भाई ने गारंटी दे दी, मेजर है वो, कौन है? मेजर, कि पैसे मैं दूंगा। माइनर ने पैसे नहीं दिए तो पैसे किससे मांगे जाएंगे? उसके बड़े भाई से, जो कि मेजर है। और वो मेजर बड़ा भाई अगर पैसे नहीं, क्या उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्लियर? 14 पॉइंट है माइनर के, बड़े इंपॉर्टेंट। अगर मैं केस स्टडीज की बात करूं तो माइनर पे एक केस स्टडी आ सकती है अच्छी सी, और नॉर्मली केस स्टडी नेसेसरी पे आएगी। देखना, वो नेसेसरी बनाएंगे, आपको लगेगा हाँ पैसे देने हैं। वो नेसेसरी में पेरेंट्स डाल देंगे, नहीं देने। वो नेसेसरी में प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर देंगे, कम देने हैं। ऐसे क्वेश्चन घुमाएंगे आपका, समझ रहे हैं? आज आप केस स्टडी लिखना ना, अटेम्प्ट ना करना, मगर केस सारे पढ़ लेना। आपको आंसर आने चाहिए, कैसे देने आंसर वो बाद में बताएंगे, समझ रहे बात मेरी? लिखना क्या है, लेकिन मैं ओरली आपसे पूछूं तो आपको इसका हाँ ना जवाब आने चाहिए और रीजन पता होना चाहिए। क्लियर है बात? क्लियर है? ये आज ही करना, चाहे रात के 12 बजे चाहे रात के 1 बजे। क्लियर है? मैंने एक लास्ट बैच में बोला किसी बच्चे को, चाहे रात के 12 बजे या रात के 1 बजे, कहता एक तो सुबह की होती है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा चाहे सुबह की 6 बजे।
ऐसे भी बच्चे होते हैं। कहते सर मेरा दिमाग देखा है, मैं कहा देखा है तेरा दिमाग, कह रहे क्या, मैं कहा तू वेली बातों में लगा रहा है, पढ़ाई में लगा, इतने ध्यान से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेता, तू 35 नंबर बन जाते ना, सुबह के होते हैं। ऐसे मुझे याद आ गया, हमारे यहाँ रात के होते हैं ना। नहीं ऑब्वियसली यार, बच्चे पढ़ते ही बेचारे, पढ़ पढ़ के ऊपर स्टार लगवाया, इंस्टाग्राम भी मान सकते हो, मतलब पढ़ पढ़ के 2 बजे सोते हो, सुबह थोड़ी होती है 2 बजे, रात को सोते हो, है ना। कई बच्चे तो यहाँ पे 4 बजे सोते हैं, है ना। हाँ अब तो चलो, अब तो थोड़ी शांति है, पहले तो ना क्लास के टाइम पे टेलीग्राम पे 3 बजे रिप्लाई आता था, यस सर। मैं तो उठा एक बारी, किसी ने पूछा यस सर, मैंने कहा फोन करके बताता हूँ इसको तो मैं, ओके सर यस सर। 3 बजे कौन रिप्लाई करता है। चलो, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, कहते हैं बंदे का माइंड साउंड होना चाहिए। साउंड मतलब नहीं कि जिसमें से आवाजें आए, नहीं, को मेरे दिमाग से आवाजें नहीं आ रही, मैं साउंड हो गया हूं। साउंड मतलब जो कैपेबल है अपने रैशनल डिसीजन लेने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए। अनसाउंड माइंड का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है। जैसे एग्जांपल लुनैटिक, लुनैटिक कौन होता है, सिरफिरा, ड्रंकन, नशे में है, इडियट्स, जो बचपन से ही जिसका दिमाग खराब है लिटरली। इसलिए देखो, आपको पता है कई लोग ना इडियट शब्द को इसलिए बड़ा बड़ा ऑफेंसिव मानते हैं। इडियट ना हम लोग बोल देते हैं, यू आर वेरी इडियट। इडियट एक अच्छा शब्द नहीं है। इडियट उस व्यक्ति के लिए यूज किया था जिसका दिमाग बचपन से खराब होता है। तो जो दारू पी के है वो इडियट नहीं, वो ड्रंकन है, ध्यान रखना। अब इसमें 2 बड़े अच्छे पॉइंट है जो केस बनाते हैं। जो क्या बनाते हैं, केस। पहला, एक पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है और केस नहीं साउंड माइंड का, मतलब ज्यादातर अनसाउंड है, कभी कभी साउंड है, तो वो तभी केस कर सकता है जब वो साउंड का है, तो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और जो यूजुअली साउंड का है, कभी कभी अनसाउंड है, मतलब यार आप नॉर्मल दिन में होते हो, रात को पी ले तो पीने के बाद थोड़ा दिमाग घूम जाता है, पीने के बाद दिमाग घूमने को, लेकिन ये माना जाता है कि जो व्यक्ति पी के बैठा है वो अपनी सेंसेस में नहीं है। तो अब रात को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वैलिड मान जाएगा नहीं, राइट, समझ रहे हो, है ना। एक आदमी सारा दिन पीता है, नवरात्रों में नहीं पीता, उससे नवरात्रों में कॉन्ट्रैक्ट कर लो जाके, मंगलवार को पीता, मंगलवार को जाके कर लो, है ना। ये एक आदमी कभी नहीं पीता, रोज रात को पीता 10 बजे, तो भैया फिर 10 से पहले कर लो उससे, 10 के बाद ना करना। हाँ, हमारा एक क्लाइंट था, ऐसी बात छिड़ गई कि क्या आप पीते हो, कहता मैं सिर्फ दो ओकेजन में पीता हूं। मैंने कहा भाई बड़ा अच्छा आदमी है। मैंने कौन सी 2, कह रहे एक जब बारिश आती है और एक जब बारिश नहीं आती। मैंने कहा ओके, उसके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं सारा रोज पीता है मतलब, या तुमको समझ नहीं, मेरे को भी दूसरी में समझ नहीं आया। उसने तो मैंने ओके बोल दी, मैंने कहा बारिश आती है जब नहीं आती, मैंने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी तो एक ही होगी ना दोनों की मिला के, 1/2 तब मुझे याद आया। इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चा ऐसा बोल के चल जाए तुम्हारे को, याद तो रहेगा ये पागल बना गया हमारे को, ठीक है ना। चलिए लास्ट है, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ। और भी डिस्क्वालिफिकेशन है, लाइक आप कन्विक्ट पर्सन हो, आप जेल की सजा काट रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, आप इंसॉल्वेंट हो, आप दिवालिया हो गए हो। फॉरेन के एम्बेसडर सोवर्नर्स जो होते हैं, फॉरेन के जो राजदूत होते हैं, इनको ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करते हैं, ये बिजनेस के एग्रीमेंट नहीं कर सकते। एलियन एनिमी, एक होता है एलियन फ्रेंड। एलियन का मतलब ये नहीं कि ऊपर से जादू आएगा, दूसरा देश एलियन है हमारे लिए। दूसरा देश क्या है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट दूसरा देश एलियन है। जिस देश से आपकी दोस्ती है वो फ्रेंड है, जिससे दुश्मनी है वो एनिमी। दुश्मनी का मतलब ये नहीं कि हम अब यहाँ बच्चे कहते हमारी पाकिस्तान से परमानेंट दुश्मनी है क्या, नहीं। जब युद्ध हो रहा हो, है ना, पहले इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा, आपको ये हमारा एलियन एनिमी, है ना, चालू होता है। बच्चे इंडिया जीत के तो खुश हो जाएंगे, इंडिया हार गई ना, बोलेंगे देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, हम नहीं हारे, ये हमारे एलियन एनिमी है। ऐसा नहीं होता। एंड लास्ट, कंपनी अपने एमओए के बाद नहीं जा सकती। ये कंपनीज एक्ट में बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, याद है। चलिए, तो लॉ में जो लिखा है उसको मैं बता रहा हूं। मैंने आपको बताया ना 3 क्वालिफिकेशन है, प्रैक्टिकली 3 डिस्क्वालिफिकेशन है, नेगेटिव सेंस है। कहता है ए पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज नॉट ए माइनर, ही इज ऑफ साउंड माइंड, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनीदर लॉ। इस तरीके से बताया गया है। फ्री कंसेंट को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ले जाओ नीचे ले जाओ। आएंगे बेटे, आएंगे, सब पे आएंगे, फ्रॉड करना भी सिखाए वो बताएंगे। चलिए, लास्ट टॉपिक है, एक तरीके 2 लास्ट है, यहां पर मैं छोड़ूंगा इस पार्ट को, अगला पार्ट बाद में करेंगे। क्लियर है बात। सेक्शन 10 सुना दो एक बार जोर सी सारे बच्चे।
राइट। आपने कहा फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट अगले पार्ट में लेंगे। आपने लास्ट की दो बातें बोली, विद लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंस्ट्रक्शन एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी, उनकी बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, और वैसे मैंने ज्यादातर देखा है, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, इस पे स्टेट क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा तो क्या आता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एक टॉपिक है, उस पे हमेशा आता है क्वेश्चन स्टेट। पहले लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल है अनलेस, नेगेटिव टर्म में भी, अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ में मना है तो वो लॉफुल नहीं है। इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ इट इज द प्रोविजन ऑफ लॉ, लॉ के प्रोविजन तोड़ है। इसके मतलब बताऊंगा मैं 2 मिनट नीचे, पहले मैं नाम बता रहा हूं। फ्रॉडलेंट है, इंजरी टू अदर पर्सन और अदर प्रॉपर्टी है, इमोरल है, क्या है इमोरल, और लास्ट अपोज टू पब्लिक, जो मैं बोल रहा हूं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ज्यादातर स्ट्रेट फॉर्म में मिलेगा, केस की फॉर्म में मिल सकता है। क्लियर बात बच्चों यहां तक? देखिए पहला है फॉरबिडन बाय लॉ, वही इलीगल जो काम भैया लॉ में मना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने अपने 17 साल के बच्चे की, माइनर बेटे की शादी करा दी बी की बेटी से, क्योंकि उसको बदले में डोरी मिली, दहेज मिला था 50 लाख का। क्या माइनर की शादी करवाना अलाउड है? असली बात क्या है इसमें? एग्जाम्पल तो इलीगल का एग्जाम्पल तो ऐसे ही बनाऊंगा, और क्या करूंगा, और कैसे बनाऊंगा ना, ये अनलॉफुल है, ये वैलिड नहीं है, राइट, फॉरबिडन बाय लॉ है। डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, ये तो देखो बच्चों, जो भी कोई कानून आता है, लॉ मेकर, लेजिस्लेटर बोलते हैं, उसका ना एक इंटेंशन होता है, यू नो, कानून के प्रति क्या आ रहा है। लोग ना हमारे देश में क्या है, लोग उसका लूप होल निकाल लेते हैं ना, ओरिजिनल चीज से पहले उसकी डुप्लीकेट चीज बना देते हैं। तो मिस्टर ए ने गुड्स क्रेडिट पे बेचे, रेगुलर डीलिंग एग्रीमेंट है, अब मिस्टर बी ने, बायर ने पैसे नहीं दिए, अब मिस्टर बी ने कंडीशन भी डाल दी कि ना आप लिमिटेशन एक्ट ना लगाना, मैं पेमेंट दे दूंगा। अब आपको पता है लिमिटेशन एक्ट कहता है पैसे की 3 साल है। अब मैं आपकी बात के 3 साल तक केस ना करूं, बात मान के, और 3 साल बाद मैं केस कर ही नहीं पाऊंगा आपके ऊपर, तो आप कानून को तोड़ रहे या नहीं तोड़ रहे? मैं इवन इनफैक्ट मैं भी तोड़ रहा हूं। अगर मैंने आपकी मेरी ट्रांजेक्शन स्टाम्प पेपर कंपल्सरी, मैं बोल दूं स्टाम्प पेपर ना करो, आप भी बोल दो ठीक है, हम दोनों लॉ तोड़ रहे हैं। लॉ के दायरे में चीज को लाने के लिए लॉ का पालन करना पड़ेगा। अगर आप एनफोर्स नहीं करें तो फिर कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है। अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया कि हम लिमिटेशन एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, फिर तो भैया 3 साल बाद छोड़ो, 3 साल के अंदर भी केस नहीं हो सकता, आपने गलत पॉइंट लिख दिया, समझ रहे हैं? आपने प्रोविजन को डिफीट कर दिया। क्या कर दिया? प्रोविजन को डिफीट कर दिया। या फिर एक और एग्जांपल दे दूं, वैसे तो अगले में आ जाएगा, चलो वो अगले में दूंगा, फॉर टाइमिंग इन फोर्स, कि जैसे अभी नोटबंदी हो गई तो आप पुराने नोट नहीं ले सकते, अभी लॉकडाउन लग गया तो आप बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, आगे आएगा वो। फ्रॉडलेंट है, क्या है फ्रॉडलेंट? मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया 50 लाख दो, गुड्स दूंगा बिना टैक्स के, बिना बिल के, स्मगलिंग करके, इंडिया में बिना जीएसटी के सामान बेचना जिस पर जीएसटी लगता है, इट्स ए फ्रॉडलेंट काम। क्या ये अपने आप में फ्रॉड? तो ये क्या है? अनलॉफुल। ऐसे रूल फॉर टाइमिंग, एग्जांपल वही नोटबंदी। और देखो सेकंड और फोर्थ पॉइंट में कोई खास फर्क नहीं है। सेकंड पॉइंट में क्या है कि परमानेंट एक रूल बना हुआ है, और फोर्थ में क्या है? फॉर टाइमिंग इन फोर्स, कुछ समय के लिए अभी बना है, अभी बना है। जैसे ओडी में लगता है दिल्ली में, सारा साल लगता है वो नहीं, जब स्मोक बढ़ जाता है, सर्दियों में ज्यादातर फोग आया था ना, और पोल्यूशन बन जाता है, तो तब लगाते हैं, और लिमिटेड पीरियड के लगाते हैं, तो उसको बोलेंगे फॉर टाइमिंग इन फोर्स। और एक परमानेंट रूल है कि आप 15 साल पुरानी गाड़ी एनसीआर में नहीं लेके जा सकते, दिल्ली में नहीं लेके जा सकते, वो परमानेंट रूल है, वो आप कभी भी नहीं लेके जा सकते, पकड़ के गाड़ी बॉन्ड कर लेंगे आपकी, है ना, चलान काट के इंपाउंड कर लेंगे गाड़ी को, क्या करोगे फिर? आपको कोई मुझे पता नहीं पता तो अलग बात है, चलान तो फिर भी भरना पड़ेगा। रूल्स आर रूल्स, बात खत्म, क्लियर है? अच्छा, फिफ्थ, इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू एनी अदर पर्सन और प्रॉपर्टी। यू नो, आपने किसी की किताब की पायरेटेड कॉपियां बिकवा दी, किसी की मूवी की पायरेटेड कॉपी निकाल दी, किसी को चोट पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सारे क्या है? ये भी क्या है? अनलॉफुल। क्या है? अनलॉफुल। या कोर्ट ने कहा कि भैया मोरल ही नहीं है, ये इमोरल है, मतलब होता है, देखो समाज में कुछ नैतिक वैल्यूज होती हैं, मोरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू, है ना। जैसे मिस्टर ए ने कहा मिसिस बी को कि अपने पति को डिवोर्स दे दो, मेरे से शादी कर लो, 5 लाख रुपए दूंगा। इट्स अ प्योर अनएथिकल एंड इमोरल एक्ट। ये करने वाला और करवाने वाला दोनों ही अनलॉफुल है, दोनों ही काम क्या है? अनलॉफुल। एंड लास्ट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसके अंदर ही खुद इतने सारे पॉइंट्स हैं। ये टॉपिक थियोरेटिकली 6 नंबर में बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। केस स्टडी में पूछा जा सकता है, केस स्टडी तो किसी एक पॉइंट पे आएगी तो, और थ्योरी आएगी तो पूरे पे आएगी। एक क्वेश्चन कैसे आता है? डिस्क्राइब सम एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, 6 नंबर में। चलिए, पहला ट्रेडिंग विद एनिमी, अभी बताया एलियन एनिमी,
मान लो चाइना और इंडिया का झगड़ा चल गया, अब चाइना से एग्रीमेंट करोगे, वो क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, ये क्या होता है? कानूनी कार्रवाई में ऑब्स्टेकल डालना, डिस्टर्ब करना कोर्ट की प्रोसीडिंग को। आपने रिश्वत दे दी, जो तूने मेरे को देखो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से इसको रिलेट ना करना, वो अलग बात होती है। एक आदमी ने लीगली आपके ऊपर केस किया, आप उसको पैसे की रिश्वत दे दो, या गवाह को पैसे की रिश्वत दे दो कि भाई तू आइयो ना, ये क्या है? स्टिफलिंग। लोग इससे भी खतरनाक होते हैं, वो वेब सीरीज में खासकर बन जाते हैं, सीधा फोन करते हैं, पैसे कर रहा है पार्टी, पैसे नहीं कर रहा, जज को खिला दे फिर पैसे, सीधा जज को ऑफर देने बैठ जाते हैं, है ना। वो अलग पता है, वेब सीरीज वाला जज बड़ा ईमानदार होता है, वो पकड़ के मारता है उनको, सीधा सजा। ना मूवीज में तो अंत में सत्य की जीत होती है ना, रियल लाइफ में भी होती है, खैर ऐसी बात नहीं है, बट अगर आप ऐसा करो, रिश्वत दे दो, तो वो गलत है। वो क्या? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसे ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल। ट्रैफिकिंग होता है सेल, क्या होता है? आप पब्लिक ऑफिस नहीं भेज सकते, मतलब नौकरी नहीं भेज सकते। आपने कहा बिजली विभाग में, जल विभाग में नौकरी लगा दूंगा, 50 लाख रुपए दो, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी ले चुका ना शुरू में, गलत है। इवन टाइटल्स, हमारे देश में ना कुछ टाइटल्स भी होते हैं नागरिक के, वो हैं कुछ, क्या बोलते हैं, सम्मान बोलते हैं, है ना। जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री और भारत रत्न, ये 4 हैं बेसिकली, 4 टाइटल हैं। अब किसी बड़े से बिजनेसमैन को ऑफर दिया कि सरकारी कर्मचारी ने 20 लाख रुपए दो, आपको पद्म श्री दिलवा दूंगा, तो ये क्या? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। टाइटल उसको मिलना चाहिए और नौकरी उसको मिलनी चाहिए जो डिजर्विंग है, पैसे को नहीं, पैसे को नहीं। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस क्या होता है? एक आदमी दूसरे पार्टी आदमी की हेल्प करता है कि मैं तेरी मदद करूंगा केस जितवाने में, और उस आदमी का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो डिस्प्यूट की पार्टी नहीं है। जैसे एग्जांपल, मिस्टर ए कहता है बी को, सी के अगेंस्ट केस कर दे, मैं 50 रुपए दूंगा। अब डिस्प्यूट जो है ना सी और बी का, वो ना म्यूचुअली सेटल हो सकता था, ए उसकी पार्टी भी नहीं है, बट ए को किसी तरीके से ना सी से कुछ पंगा होगा, तो पैसे देके केस करवा रहा है उसके ऊपर। क्या आपको लगता है? आप बताओ, अलाउड है ये? पहुंच चुका है पब्लिक पॉलिसी। एक होता है चैम्पर्टी। चैम्पर्टी में आदमी कहता है मैं ना तेरी प्रॉपर्टी रिकवर करा दूंगा, मेरे को इतने % दे दियो, जैसे वकील लोग कराते हैं। इंडिया में वैलिड है, इंग्लैंड वाले लॉ में इनवैलिड है, इंडिया में क्या है? वैलिड। एक आदमी आपकी मदद कर रहा है, यार एजेंट भी तो एजेंट ही दोगे ना। एजेंट कहता है मैं आपका माल बिकवा दूंगा, मुझे 10% कमीशन देना, इसमें कुछ गलत है? आपने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया 20 लाख का, वकील कहता है मैं 20 लाख रुपए दिलवा दूंगा, 2 लाख मुझे देना, इसमें कुछ गलत है? इंडिया के हिसाब से गलत नहीं है, ध्यान रखना। एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली क्रिएट नहीं करते आज की डेट में, वैसे भी नहीं करते, पूछो क्यों? याद करो, एक अथॉरिटी है हमारे यहाँ पे जो चेक कर दिया, कौन है? सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। आप मैरिज के रिवॉर्ड निगोशिएट नहीं कर सकते। देखो ये भी मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट को आप मैरिज ब्यूरो से कंपेयर नहीं करेंगे, वो अलग होता है। वो रिश्ता दिखाते हैं और बदले में अपनी जो है रिवॉर्ड लेते हैं। ये है शादी करवाने के पैसे लेना, निगोशिएशन करना, दहेज की डिमांड करना, या किसी की शादी नहीं उसको कहना 50 लाख दे तेरी शादी करवा दूंगा, इस तरीके के। क्योंकि इनवॉलंटरी हो गया ना, जबरदस्ती करा दोगे आप। लोग ऐसे केस आते हैं, लोग गरीब जगह पे जाते हैं, वहां पर लोगों को पैसे देके उनकी लड़कियों की शादी करा देते हैं अमीरों से। रियलिटी में भी ऐसे केस आते हैं। देखो कानून जो बनता है ये हवा में नहीं बनता, ये दुनिया को देख के बनता है, तो रियलिटी में भी होती है चीजें। इंटरफेयर विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोसिक्यूशन स्टिफलिंग की तरह ही है एक तरीके से, आप कोर्ट की कार्रवाई में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, मतलब बता सकते हो आपका जो ऑब्लिगेशन है वो पूरा करना है, उसके अगेंस्ट अपना इंटरेस्ट नहीं ले सकते। जैसे आप एजेंट हो, मैं आपका प्रिंसिपल हूं, आप पार्टी से कैश लोगे तो कैश मुझे दोगे ना, और चेक किसके नाम पे लोगे? मेरे नाम पे लोगे। आपने अपने पर्सनल नेम पे चेक ले लिया, क्या आप ले सकते हो? यस और नो? नो। इवन मैं आपको याद दिलाऊं, हमारा पार्टनरशिप एक्ट भी कहता है कि आपने अगर पर्सनल नाम पे बिजनेस फर्म का कर लिया तो वो पैसा फर्म में डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो फ्रॉड माना जाएगा। कंस्टिट्यूशन अनलॉफुल इन पार्ट। देखो आधा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या कुछ वैलिड है कुछ इनवैलिड है, अगर वो सेपरेबल नहीं है तो पूरा वॉइड है, सेपरेबल है तो मैंने आपसे ट्रांजैक्शन की 2 सामान बेचने की, मैगी और पार्ले जी। पार्ले जी गवर्नमेंट ने अलाउ की, मैगी बैन कर दिए, तो क्या पार्ले जी भी बैन हो गए? मेरा उतना तो मेरे को देना पड़ेगा ना। मैंने दोनों दिन से मना कर दिया कि आप पार्ले जी के लिए मेरे ऊपर केस कर सकते हो, कर सकते हो। और अगर कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नहीं है, मिक्स है सारा कुछ ऐसे ही, फिर नहीं कर सकते, फिर नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट है आपके सेक्शन 10 का लास्ट स्लाइड होता है नोट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कुछ काम कानून में लिखे कि हमेशा ही वॉइड है, हमेशा ही क्या है? अब जो वॉइड है तो सोचना नहीं कि क्यों वॉइड है, वॉइड तो वॉइड है। पहला इनकम्पिटेंट पर्सन, ये ऑलरेडी देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात है, आधे से ज्यादा आप कर चुके हो, मैं दिखाता हूं। एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पर्सन वॉइड होना चाहिए, यस और नो? बायलेटरल मिस्टेक, दोनों ने मिस्टेक कर दी, ये फ्री कंसेंट में पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी।
कंस्टिट्यूशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं। अनलॉफुल पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विदाउट कंस्टिट्यूशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अभी बताऊंगा आगे। किसी की शादी रुकवा सकते हैं आप, वो भी क्या है, वॉइड। एक बंदे की शादी रुकवा सकते हो आप, माइनर की। किसी को बिजनेस करने से आप नहीं रोक सकते, कुछ एक्सेप्शन है बताऊंगा। लीगल प्रोसीडिंग आप नहीं रोक सकते। जिसका मीनिंग अनसर्टेन है वही यार ऑयल ऑयल ऑयल, बार बार ऑयल के एग्जांपल लेते हैं। वेजरिंग, वेजरिंग आएगा बताऊंगा। एंड इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पढ़ चुके हैं ना बड़े सारे, बहुत सारे एग्जांपल दिए इम्पॉसिबल के मैंने। अब ये 2-3 पढ़ लेते हैं फिर टॉपिक को समाप्त करेंगे। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कह रहा है माइनर को छोड़कर किसी की भी शादी रुकवाना क्या है, वॉइड। ए ने बी को कहा 20,000 रुपए दूंगा, 2 लाख रुपए दूंगा, 20 लाख कुछ भी दूंगा, सी से शादी ना कर। भाई साहब ये कोई तरीका हुआ, ऐसे कैसे रोक दोगे आप किसी को, नहीं रोक सकते। बी माइनर है, माइनर को थोड़ी पैसे की, उसको वैसे भी रोक सकते हो आप, कंप्लेन कर दो पुलिस में। न्यूज में आता नहीं कई बार पुलिस ने शिकायत के आधार पर पहुंचकर शादी रुकवाई, ऐसा भी होता है। एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को कोई काम करने से रोकना, नहीं रोक सकते आप। इसकी 3 एक्सेप्शन है। पहला, गुडविल का सेलर और बायर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो आपको पता है, आप पार्टनरशिप पढ़ते हो, इवन बिजनेस पढ़ते हो, गुडविल बेचते हो आप। अब जिसने गुडविल बेची है उसको बायर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, भैया आप मेरे एरिया में काम नहीं करोगे। यार मैंने अपने बिजनेस की गुडविल बेच दी आपको, और मैंने दूसरे नाम से आपके सामने दुकान खोली, चाहे मैं नाम सेम ना यूज करूं। पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मैं नाम सेम यूज करूंगा, बट मैं दूसरा नाम भी ना करके आपके सामने खोलूंगा, तो क्या आपका बिजनेस तो मैं डैमेज करूंगा ही नहीं करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप यहां नहीं कर सकते। इवन एम्प्लॉयमेंट में याद करो, मैंने बताया था आपको, एक डॉक्टर ने, एक डेंटिस्ट ने अपने जूनियर डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि जब तक आप मेरे यहां पर नौकरी करो आप पर्सनल क्लिनिक नहीं चलाओगे। क्या इसमें कुछ गलत है? ऑब्वियसली ना, पता चले आप पेशेंट घुमा के रात को अपने वहां ले जाओ, और आप अलाउ करना चाहो अलाउ कर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये, मैं कह रहा हूं मना कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मना करोगे, परमानेंट कर सकते हो। क्या पता गुडविल के सेलर बायर भी कॉन्ट्रैक्ट ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन थर्ड, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जहां पे हम पार्टनर को सिमिलर बिजनेस से मना करते हैं। इवन पार्टनरशिप याद है आपको, कर सकते हैं, अलाउ भी कर सकते हैं। देखा ना हमने, बस हमने वहां कह, अगर आपने कर दिया तो आपको प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे। मना, हम ये तीनों पॉइंट मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा मना होंगे, ये तीनों में किया जा सकता है। रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं रोक सकते। क्या है कि एक्सेप्शन है। आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। कोर्ट भी आपको ऑफर देता है कि बाहर, दोनों पार्टी ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी, सर हम अपना ना कोर्ट का केस विड्रॉ करना चाहते हैं, बाहर करेंगे सेटल, तो ये लीगल है। ये क्या है? लीगल एग्रीमेंट, जिसका मीनिंग क्या है? अनसर्टेन। ऑयल वाला एग्जांपल, राइट। एंड द लास्ट वन, वेजरिंग। लास्ट टॉपिक आज का वेजरिंग, इस पार्ट का। वेजरिंग बता सकते बच्चों, वेजर भी बोलते हैं, शर्त लगाना। क्या लगाना? प्योर बैटिंग, बैटिंग करना, क्रिकेट वाली बैटिंग, मतलब वो बैट वाली बैटिंग नहीं, शर्त वाली बैटिंग। क्योंकि क्रिकेट में दोनों बैटिंग होती है ना, आप कौन सी बैटिंग से करो। जो आप बैट से करते हो वो BAT होता है, जो आप शर्त होता है वो BET होता है। कहता है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पेमेंट डिपेंड करेगी हैपनिंग, नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। पहले बोलते इवेंट क्या है, होगा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा बारिश आई तो 100 रुपए दूंगा, ना आई तो तू दे रही हो। अब बारिश सर्टेन है, हमें पता है कुछ भी हो सकता है। इंडिया जीती तो इतने पैसे दूंगा, हार गई तो तू दे रही हो, ऐसे वाली बातें। इसमें ना गिन के ना 6 बातें होती हैं। पहला, 2 पार्टी होनी चाहिए। दूसरा, 2 ही चीजों की बैटिंग होती है, विन और लूज। एक चीज तो होगी ना दोनों में से। पेमेंट मनी की होना चाहिए, पैसे की शर्त होनी चाहिए, और हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट होना चाहिए। इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए, क्योंकि अगर इवेंट सर्टेन है फिर तो वो होगा ही होगा। इवेंट होना चाहिए अनसर्टेन, और पार्टी को उस इवेंट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, पार्टी को सिर्फ विनिंग अमाउंट में, स्टेक में इंटरेस्ट है। मुझे लिटरली बारिश का कोई लेना नहीं, मुझे 100 रुपए कमाने हैं आपसे। मुझे इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया के हार नहीं जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे पैसे चाहिए। तो ये क्या है? वेजरिंग। और वेजरिंग क्या है? ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वॉइड है। ऑलरेडी डिक्लेयर क्या है? वॉइड। एग्जांपल देखें इसके पहले, लॉटरी की टिकट्स वॉइड है। क्रॉसवर्ड पजल्स कंपटीशन नॉर्मली वॉइड होते हैं। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, सट्टेबाजी वॉइड है। इंडिया में एक ही सट्टेबाजी अलाउड है, कौन सी? स्टॉक मार्केट वाली। कौन सी? और हॉर्स रेस में जहां पर 5,500 से नीचे का स्टेक है, सॉरी, वो वॉइड है। ऊपर वाले, क्योंकि इंडिया में हॉर्स रेस आप देखो को वैलिड है। वो ना बैठे नहीं होते एकदम सारे अमीर अमीर से लोग, मेरा घोड़ा जीतेगा, तेरा घोड़ा जीतेगा, ऐसे मूवी दिखाते नहीं। और मतलब इतने वेले होते हैं, एक आदमी कहता है मेरा घोड़ा हार गया, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया, सारे पैसे लगा दिए उसने, बताओ, है ना। वो रेस दिखाते हैं। जनरली हमारे इंडिया में मुंबई और गोवा में होती है, आज भी होती है, ऐसी बात नहीं, वैलिड है। एंड द लास्ट 4 पॉइंट, आखिरी टॉपिक है ये आज का, इस पार्ट का। वो ट्रांजैक्शन जो वेजरिंग लगती है, रिजेंबलिंग बट वॉइड, मतलब लगती है वेजरिंग
बट है नहीं। बट पहला चीट फंड भी दो तरह के होते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड चीट फंड अलाउड होते हैं, इलीगल तरीके वाले अलाउड नहीं होते। तो जब मैं लीगल की बात करूं तो अलाउड बोल रहा हूं ना मैं। सेकंड, कमर्शियल शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, ऊपर बताया था अभी मैंने, सट्टेबाजी करते हो। गेम्स ऑन स्किल्स एंड टैलेंट, अब केबीसी में आप गए, वो कोई फ्रॉड थोड़ी है। आप डांस इंडिया डांस में चले गए, इंडिया गोट टैलेंट में चले गए, हुनर बार में चले गए, वो तो आप स्किल पे गए ना, वो अलाउड है, वो अलाउड, वो वेजरिंग नहीं है आपको कि क्या पता तू जीतते क्या रहे। ऑब्वियसली जीतूंगा हारूंगा, लेकिन स्किल बेस्ड है ना वो। मैं कब हारूंगा? जब या तो मेरी स्किल कमजोर पड़ जाएंगी या सामने वाले की ज्यादा अच्छी पड़ जाएंगी। ये तुक्का तो नहीं है ना कि मैं हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा। एंड लास्ट, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको या तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में सेकंड पार्ट में, इंश्योरेंस क्या होता है, कंटीजेंट। देखो आदमी मरेगा या नहीं मरेगा, आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, वो भी अनसर्टेन है, बट बाउंड टू हैपन एक चीज तो होगी होगी ना, उसको कंटीजेंट पढ़ते हैं। जब कंटीजेंट पढ़ेंगे ना, वहां पे हम कंटीजेंट और वेजरिंग का डिफरेंस भी पढ़ेंगे, राइट। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या किया हमने? बेसिक बातें की फर्स्ट चैप्टर की, हमने ऑफर एक्सेप्टेंस कर लिया, कंस्टिट्यूशन कर लिया, कैपेबिलिटी कर ली, एक्सप्रेसिव डिक्लेयर वोट कर दिया, अपोजिट पब्लिक पॉलिसी वाले सारे वो कर दिया, अनलॉफुल। हमने फर्स्ट पार्ट में अगर चैप्टर वाइज देखिए अपने बुक के शेड्यूल के हिसाब से, एक टॉपिक छोड़ा है फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट और आगे के टॉपिक हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो अभी तक के लिए टॉपिक क्या होता है बच्चों, यहां पर समाप्त। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, समाप्त। अच्छे से बढ़िया, कोई डाउट हो तो लीजिए इसको। चलिए, जय श्री राम।